यूएसबी हेडसेट यूज करना पड़ रहा है। थोड़ा वेट कर रहे हैं, एक आध बच्चे लॉगिन का कभी इशू होता है, लॉगिन कर रहे हैं। किसी को कोई लॉगिन का इशू हो रहा है तो ग्रुप में बता सकता है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास से भी। ये तो जो है आप समझिए मेन रहता है ये एग्जाम। एबीएम भी लोग पास होने की सोच लेते हैं, है ना। जेआईबी तो खैर आराम से पास कर लेते हैं। ये जो बीएफएम है ये तो सबसे कठिन है ही। समझ में नहीं आता होगा कि नहीं होगा। इतना पढ़ लो उसके बाद भी जो वो आता है लगता है यार ये क्या इन्होंने पेपर में दे दिया, समझ ही नहीं आ रहा क्या दे दिया, है ना। तो ये सबसे टफ सब्जेक्ट है जो आप पूरे जेआईबी सीआईबी का मान सकते हैं। टफ क्यों हो जाता है ये? टफ होने के दो वजह हैं। एक तो पहली बात तो ये टफ है भी, और दूसरी वजह ये है कि इसका कोई कंटेंट या क्लासेस, अच्छी कंटेंट अच्छी क्लासेस इजीली अवेलेबल नहीं है। एक ऐसी चीज है जो आपने इससे पहले पढ़ी नहीं, एक ऐसी चीज है जो इसके बाद आप कभी पढ़ेंगे नहीं। अब एल्को है, ट्रेजरी है, बेसल है, ये कभी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े। कोई टॉपिक नहीं है किसका किसी में, है ना। इसके बाद भी कहीं नहीं मिलेगा ये टॉपिक पढ़ने को। डेली के अखबार में पढ़ रहे हैं कहीं, ये सब चीजें कहीं नहीं आती। तो क्योंकि इस पे लिटरेचर बहुत कम है, इस पे जो नॉलेज शेयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत कम है। इस वजह से क्या होता है ये टॉपिक हमें बड़ा टफ लगने लगता है। और दूसरे आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स का बड़ा खौफ है इसके कि यार न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आ जाता है बीएफएम में, सबको न्यूमेरिकल आता है, कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल इतने टफ नहीं है। टफ क्या है? टफ है कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। उन्होंने आपसे पूछ दिया कि भाई निकालो इसका कितना मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क ही नहीं पता, उसको निकालने का फॉर्मूला ही नहीं पता। तो ये याद रखिए ये मैथ्स जितना टफ नहीं है कि वो उसमें चले करे जा रहे हैं और वो बहुत सारे जो है लगाते चले जा रहे हैं, लॉग इंटीग्रेशन और ये डेरिवेशन, ये सब कुछ नहीं है इसमें। फॉर्मूला पता है हो जाएगा। फॉर्मूला कब इस्तेमाल कर पाओगे? जब कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से समझ आ चुका होगा। कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो कुछ भी इसमें नहीं है और कुछ भी कठिन नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि बड़ा या दिमाग चाहिए होगा उसके लिए, है ना। हमने क्या बताया, इस पे अच्छा लिटरेचर मौजूद नहीं है, ये इजीली अवेलेबल टॉपिक नहीं है, इसलिए टफ है। बाकी टॉपिक टफ नहीं है। जैसा कि सारे उसमें होता है, चार मॉड्यूल रहते हैं, है ना। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, चार मॉड्यूल्स रहते हैं। इसके जो तीन मॉड्यूल है वो लिंक है आपस में। मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी आपस में लिंक है। और एक चीज लिंक है, बेस। सब चीजें इसमें गई हैं।
इसकी क्लासेस मिस करना, एपीएम का क्लास हो जाए चलेगा, तो उसका मॉड्यूल एक दूसरे टॉपिक है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से लेंगे, ये तो बिल्कुल फ्री है, जो बिल्कुल इंटर है, पढ़ेंगे तब जाके बनेगा, तब जाके वो, तो इसलिए बाहर आके एक बार विवेक तुम भी एक बार जब बाहर आके वापस से लॉगिन कर लो, बाकी सबको दिख रहा है? हाँ ठीक है, हीरल को भी दिख रहा है। इसमें भी कंटेंट नहीं आ रहा है तुमको अभी? कंटेंट सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मॉड्यूल बी रिस्क मैनेजमेंट लिखा हुआ है, कंटेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बाकी लोगों को भी दिख रहा है कंटेंट, दिख रहा है आपको? स्मृति तुमको ही नहीं दिख रहा कंटेंट? आशीष बाहर से एक बार वापस आओ, वापस लॉगिन करो उसको, इसको एस्केप करके एक बार वापस से लॉगिन करो। आशीष और क्या नाम है तुम्हारा? स्मृति। थोड़ा सा स्लो भी आता है कभी कभी, एक आध मिनट लग जाता है वो। दीपिका करिए, ऑडियो वीडियो कंटेंट टीचर एग्जाम सब ठीक है। हाँ, पिक क्लियर है बट आवाज नहीं आ रही है, तो विवेक एक बार वापस से लॉगिन करो, क्योंकि बाकी लोगों को आवाज आ रही है, तो थोड़ा ये तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन के इशू पे एंड हो सकता है, यहाँ से आवाज जा रही है। ठीक है, एक मिनट रुकते हैं, एक मिनट के बाद शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक आध बच्चे वापस से लॉगिन लॉग आउट कर रहे हैं। स्मृति तुम्हारा क्लियर हुआ? कंटेंट आ रहा है, ऑडियो आ रही है? स्मृति, स्मृति मिश्रा। अच्छा सुभाष जी, क्या नहीं आ रहा आपका? ये मॉड्यूल बी रिस्क मैनेजमेंट नहीं आ रहा आपको लिख के सामने? ये पूरा एक आपकी स्क्रीन खुल गई होगी जैसे उसमें खोली थी, वापस से लॉगिन करके लॉग आउट करके लॉगिन कर लीजिए। बाकी लोगों को क्लियर है ना? शुरू कर देना। हाँ ना, हाँ ना, क्या करें, शुरू कर दें? चलो शुरू कर दें। रिस्क मैनेजमेंट, मॉड्यूल बी रिस्क मैनेजमेंट, ये हमारा जो है किताब में जब जाएंगे, ये मॉड्यूल बी है। मॉड्यूल बी शुरू करते हैं। ये पूरा मॉड्यूल जो हमने कहा ना बेसल पे है, बेसल से उससे पहले ये जो रिस्क मैनेजमेंट पे कि आखिर रिस्क क्या है, तो यूनिट 8 जो है इसकी हम पढ़ेंगे, रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। जब हम रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि जितना बेसल है ना, ये किस चीज पे इसका मेन फोकस है? इसका मेन फोकस है रिस्क को कंट्रोल करना। जब हम बात करते हैं रिस्क 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 रिस्क, तो आखिर रिस्क है क्या? और जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम लोग रिस्क को, क्योंकि हम लोग बीएफए में बात कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में बात कर रहे हैं, तो हम जब बैंक में रिस्क की बात करते हैं तो बैंक के रिस्क का मतलब है फाइनेंशियल रिस्क। तो रिस्क क्या है और उसमें फाइनेंशियल रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब ये है जो सोचा था वो हुआ नहीं, ये है रिस्क। आपको क्या है, आपको हम कहते हैं आप लोग सब सरकारी नौकरी में हैं, बट आप लोग बिजनेस, आपसे हम कहें कि बिजनेस खोल लो, तो आप बिजनेस में जाने से डरेंगे, इसलिए नहीं कि बिजनेस में इनकम कम है, बट इसलिए कि बिजनेस में इनकम आएगी या नहीं आएगी ये सर्टेन नहीं है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है रिजल्ट्स की, क्या वर्ड है? अनसर्टेनिटी। ये जो अनसर्टेनिटी है रिजल्ट की, ये है रिस्क। आप नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि पता नहीं यार वहां पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना? तो आप अनसर्टन है, तो इसी को हम रिस्क कहते हैं, है ना? आप तेज स्पीड में गाड़ी में जा रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं तेज स्पीड में गाड़ी में जा रहे हो तो मर जाओगे। अनसर्टिनिटी है कि ऐसा ना हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए। तो अनसर्टिनिटी ऑफ द रिजल्ट इज नोन एज रिस्क। और जब हम फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हैं, तो जब हम फाइनेंशियल रिस्क की बात, करेक्ट है पीके वैसे जी, अनसर्टिनिटी। हम जब फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है अनसर्टिनिटी ऑफ द कैश फ्लो। मैंने जो पैसा सोचा था वो आएगा कि नहीं आएगा? नॉर्मल रिस्क क्या है? अनसर्टिनिटी। अगर अनसर्टिनिटी कैश फ्लो की है, अनसर्टिनिटी पैसे आने की है, तो वो हो जाता है फाइनेंशियल रिस्क।
आप लोन मैनेजर हैं ब्रांच में, एक आदमी लोन लेने आता है, आप डरते हो लोन लेने से, क्यों? कि वो पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा। ये वो नहीं, ऐसे यार वैसे यार नहीं कि भैया हमको कल को जो है बैंक नाप देगी, वो तो अलग चीज है। बैंक तब नापेगी ना, क्यों नापेगी? जब उसका खाता खराब हो जाएगा। खाता खराब का मतलब क्या है? जैसा पैसा आना चाहिए था, जैसा रिटर्न मेरे को उस इन्वेस्टमेंट से आना चाहिए था, वो रिटर्न नहीं आया, यही है फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है ना। तो अनसर्टिनिटी ऑफ कैश फ्लो जो है उसको हम लोग उसको हम लोग जो फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। और ये अनसर्टेनिटी जो है, ये जो फाइनेंशियल रिस्क है, हमारे बैंक की हर पॉलिसी के साथ, हर प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और हमको इसी को पढ़ना है, इसी को पढ़ के हमको तय करना है कि वो काम किया जाए या नहीं किया जाए। जैसे आपको अगर रियल एस्टेट सेक्टर में लोन देना है तो उसके नियम कायदे अलग हैं। आपको मुद्रा लोन देना, उसके नियम कायदे अलग हैं। होम लोन के नियम कायदे अलग हैं। बिजनेस लोन के नियम कायदे अलग हैं। वजह क्या है सारे नियम कायदे अलग होने की? क्योंकि हर प्रोडक्ट का रिस्क अलग है। किसी को मुद्रा लोन दिया, छोटा अमाउंट डूबेगा तो उसके रिस्क फैक्टर्स अलग हैं। किसी को होम लोन दिया, डूबने के चांसेस और कम हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर्स अलग हैं। सिर्फ आईटीआर देखो, आईटीआर देख के दे दो। किसी को बिजनेस दिया, बिजनेस रिस्क के दायरे अलग हैं, बैलेंस शीट लो, आईटीआर लो, परमिशंस देखो, सब अलग है। तो हमको हर फैक्टर्स, हर प्रोडक्ट, हर पॉलिसी के साथ फाइनेंशियल रिस्क जुड़ा हुआ है, और यही जो है हमको उसको कंट्रोल करना है। ठीक है। तो देखिए क्या है, बिकॉज ऑफ वेरियस अनसर्टेनिटीज, because of various uncertainties, these uncertainties can be either be favorable or unfavorable. Only the favorable unfavorable variance in the cash flow is known as risk. यानी आप रिस्क लेंगे तो देखिए, रिस्क के साथ दो तीन चीजें याद रखनी है आपको। रिस्क बुरा नहीं है। आप सोचो आप डरते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम सब लोग डरते रहे होते, हम सब आदमियों ने सरकारी नौकरी की सोचा होता, तो आज ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट सब नहीं बनी होती, है ना। ये सब नहीं बनी होती तो आज आप शायद लाइव क्लास भी नहीं देख रहे होते, क्योंकि किसी आदमी ने सोचा कि नहीं हम बैठ के इंटरनेट बनाएंगे, किसी ने सोचा हम कंप्यूटर बनाएंगे, तब जाके आज आप ये देख पा रहे हो। तो रिस्क बैड नहीं है, और रिस्क रिस्क के साथ ही रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। आपकी इनकम फिक्स्ड है, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए, बट बिजनेसमैन की इनकम फिक्स नहीं है। हो सकता है वो करोड़पति हो जाए। आप नहीं सोच सकते कि आप 2 साल में करोड़पति हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप रिस्क नहीं लेते हैं। आप सरकारी नौकरी में खुश हैं, वो रिस्क लेता है, बर्बाद भी हो सकता है 2 साल बाद, और करोड़पति भी हो सकता है। तो क्या क्या रिस्क के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, और ये फैक्टर बैंक भी याद रखती है। बैंक भी सोचे कि यार हम रिस्क नहीं लेंगे, हम सिर्फ होम लोन देके काम चला लेंगे, तो काम नहीं चलेगा। बैंक को भी बड़े आदमी को, करेक्ट है, बैंक को भी बड़े आदमी को लोन देना पड़ेगा। विजय माल्या को दिया, चलो फ्रॉड हो गया अलग बात है, बट सारे विजय माल्या फ्रॉड नहीं है, सारे बिजनेसमैन फ्रॉड नहीं है, वही हमको इनकम दे रहे हैं। तो ये बात बैंक को भी याद रखनी पड़ती है कि ऐसा नहीं कि हम रिस्क ना लें, है ना। कि यार अगर गाड़ी तेज चलाने में जा रहा है तो हमेशा हम 10 की स्पीड में चलें। कोई 10 की स्पीड में नहीं चलाता गाड़ी, फिर तो फिर साइकिल ले लो। कार और स्कूटर की क्या जरूरत है? तेज चलना है तो रिस्क भी है। तो यानी रिस्क बुरा नहीं है। तो सबसे पहले क्या बात याद रखना है, रिस्क बुरा नहीं है। रिस्क पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, इवन आप सरकारी नौकरी में, तो क्या ये श्योरिटी हो गई क्या कि कुछ बुरा नहीं होगा? क्या आप कभी जॉब से निकाले नहीं जाएंगे? आप अपनी गाड़ी से निकलते हो, हेलमेट लगा देते हो, तो कैसे श्योरिटी है कि कल को कुछ होगा नहीं? तो रिस्क कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी प्रोडक्ट में। किसी आप लाख डॉक्यूमेंट उससे साइन करा लो, तो क्या वो एनपीए नहीं होगा क्या? आप लाख उसका मकान रख लो, तो क्या वो एनपीए नहीं होगा क्या? होगा। ठीक है। तो रिस्क कभी बुरा नहीं है। रिस्क पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। तो अगर रिस्क खत्म नहीं किया जा सकता तो क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। आप अपने घर में ताला लगाते हैं, तो इससे क्या चोरी नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। बट अगर चोरी हो जाएगी, हो ही जाएगी चोरी, इसलिए हम ताला ना लगाएं, दरवाजा खुला छोड़ के चले जाएं, वो भी नहीं है। यानी रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। मैनेज करने के लिए क्या किया? ताला लगा दिया, है ना। लोन एनपीए ना हो इसलिए क्या किया? उससे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, सिक्योरिटी मॉर्टगेज कर ली। बट इसका ये मतलब एनपीए नहीं होगा, बट एनपीए होने की संभावना कम हो जाती है। जिसका घर रखा है वो एनपीए करने से पहले सोचेगा, जिसका कुछ नहीं रखा है वो कर देगा। ठीक है। तो ये बात है। तो रिस्क जो है मैनेज करना है। तो इसलिए बैंक के जितने प्रोडक्ट हम देंगे, क्या आप यहाँ हर बात ध्यान रखिए, जो भी चीज पढ़ रहे हैं इसको आपको बैंक से लिंक करना है। कि हम बैंक के उसमें रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, बीएसएल क्यों पढ़ रहे हैं, बीएफएम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बैंक से जुड़ी बातें हैं। बैंक क्या है, बैंक के रिस्क क्या है? जब बैंक कोई भी प्रोडक्ट लेता है, आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो अपने रिस्क देखता है, और बैंक को रिस्क लेना ही लेना पड़ेगा, वरना बैंक आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है। तो रिस्क बुरा नहीं है। रिस्क पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, और रिस्क को आपको मैनेज करना है। और हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, जितना रिस्क उतना रिटर्न। ठीक है। चलिए इसी में आगे देखेंगे।
तो रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क क्या है? ये जो हमने रिस्क की बात की, हमने क्या कहा? रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो जब एलिमिनेट नहीं हो सकता तो मैनेज हो सकता है, ये बात ठीक है। एलिमिनेट तो नहीं होगा, खत्म नहीं किया जा सकता, बट मैनेज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये जो पूरा मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है कि रिस्क को कैसे मैनेज करें, वो कैसे किया जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क जो है, ये उसके 6 पॉइंट हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, प्राइसिंग, मॉनिटरिंग, मिटिगेशन। ये रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक फ्रेमवर्क ये है कि सबसे पहले तो उसको मैनेज कौन करेगा, ये तो तय हो, है ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेज करने लग जाएंगे क्या? आप डिसाइड कर सकते हो, आप एक मैनेजर हो, आप डिसाइड कर सकते हो क्या कि किसको लोन दें, किसको ना दें, और किन टर्म्स एंड कंडीशंस में दें? आप नहीं कर सकते। आप क्या करते हो? सर्कुलर निकालते हो, सर्कुलर में लिख के आता है कि भाई ये प्रोडक्ट के ये रिटर्न, इसको दे सकते हो, इसको नहीं दे सकते हो, इतना लोन दे सकते हो, ये डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा। ये किसी ने तय किया है ना। ये तय कौन करता है? हर ऑर्गेनाइजेशन में एक उसकी संस्था होगी, एक कोई कमिटी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो तय करेंगे कि हम ये रिस्क लेंगे। यानी जो मेन मैनेजमेंट है वो तय करता है कि हम क्या रिस्क लेंगे, कितना रिस्क लेंगे, ठीक है, कहाँ तक रिस्क ले सकते हैं। तो हर रिस्क मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है, उसका जो पहला स्टार्ट है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कि हर संस्था के पास एक ऐसा सिस्टम हो जो ये तय करे कि कितना रिस्क लेना है। अगला आ गया, आपने तय तो कर लिया कि हम कितना रिस्क लेंगे, बट रिस्क है क्या? क्या रिस्क है? आप घर से निकलते हैं और घर में ताला नहीं लगाते हैं, क्या रिस्क है? कोई अनवांटेड आदमी घुस जाए, चोर डाकू घुस जाए। तो सेम वे में आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, होम लोन लॉन्च किया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लॉन्च किया। क्या रिस्क है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लॉन्च करने पे? कि जो प्रॉपर्टियां हैं वो ऐसी होंगी कि शायद कल को बिके ना। प्रॉपर्टी तो है उस आदमी के पास, उस आदमी के पास इनकम ही नहीं है, तो तुम लोन पे दे भी दो तो कल को वो वापस कहाँ से करेगा? अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में जो 2008 का क्राइसिस आया, वो यही तो क्राइसिस था कि बैंकों ने देखा कि अच्छा प्रॉपर्टी रख लो, लोन दे दो। तो प्रॉपर्टी लग दी, बट उनके पास इनकम नहीं थी। कल जब जिस दिन वो इनकम रिटर्न नहीं कर पाए, जिस दिन उसका रिपेमेंट नहीं कर पाए, बैंकों के पास प्रॉपर्टियां ही प्रॉपर्टियां भर गई। इतनी प्रॉपर्टियां हो गई कि प्रॉपर्टियां बिकना बंद हो गई और बैंकें डूब गई। लेम ब्रदर्स वगैरह जो थी, ये सब डूब गई। फ्रेडी मैक करके कंपनी थी, फ्रेडी मेने करके कंपनी थी, सब ये मॉर्गेज लेंडिंग में शामिल थी, सब डूब गई। क्यों? तुमने मॉर्गेज तो ले लिया बट बेचो, कमी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो रिस्क क्या है, हर प्रोडक्ट के साथ क्या रिस्क है? लीगल रिस्क एसोसिएटेड हो सकता है। तो आपने प्रोडक्ट इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, आप भी देखते होंगे बैंक में हजारों प्रोडक्ट हैं, है ना। और उस होम लोन, स्मार्ट होम लोन, स्मार्ट होम लोन में भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, इतना कॉम्प्लेक्स आप प्रोडक्ट बना दो क्या लोगों को समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा, वो बेच ही नहीं पा रहा है। मैनेजर को नहीं पता कितने प्रोडक्ट हैं। जब मैनेजर को पता ही नहीं क्या प्रोडक्ट है तो बेचेगा किसको? मैनेजर को भी समझ में आ गया तो सामने वाले को नहीं समझा पा रहा है कि क्यों लो तुम ये प्रोडक्ट। तो क्या क्या रिस्क है कि वो प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा। लीगल क्या रिस्क है? आप देखते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन कराते हो, है ना। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है कि कल को का खराब हो जाए तो मॉर्गेज है तो भैया मॉर्गेज का एक्सटेंशन करो, गारंटर है तो गारंटर का आप उसके साथ वो जो है एग्रीमेंट लो, हर 3 साल में एक्नॉलेजमेंट ले लो। तो ये सब चीजें क्या क्या रिस्क हैं, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन आता है, ठीक है। क्रेडिट प्रोडक्ट के साथ क्या रिस्क है, मार्केट प्रोडक्ट के साथ क्या रिस्क है, ऑपरेशनल क्या रिस्क है, आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगला आता है, आइडेंटिफाई हो गया, चलो आइडेंटिफाई ये हो गया कि हमने किसी को लोन दिए, रिस्क ये है कि कल को वो लोन वापस नहीं करेगा, ये रिस्क हो गया, आइडेंटिफाई भी हो गया। तो ये है अगला सवाल कि कितना रिस्क है। क्या सारे के सारे लोग आपको लोन आपने जिनको दिया उनको नहीं आएंगे, बैंक पैसा नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं होता। आप जब बैंक में जाते हो, मैनेजर हो या जो भी हो, ऑफिसर हो, क्या ऐसा होता है कि जिन जिनको लोन दिया वो वापस ही देने नहीं आते? ऐसा नहीं। 100 में से 5-10 आदमी ऐसे होते हैं जो नहीं वापस करते, बाकी तो अपना रिपेमेंट करते रहते हैं। तो कितना रिस्क है? क्या सारा पैसा हमने जो होम लोन में दिया डूब जाएगा? क्या सारा पैसा जो बिजनेस लोन में दिया है वो डूब जाएगा? ऐसा नहीं है। तो आपको रिस्क को मेजर करना पड़ेगा कि कितना रिस्क है। इसके अलग टेक्निक्स हैं, अलग टूल्स हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। अगला है रिस्क की प्राइसिंग। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही वो प्रोडक्ट महंगा होगा। प्राइसिंग से यहाँ मतलब है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आप देखते हो होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता है। आप जो आजकल रेपो चल रहा है, रेपो से ½ % ऊपर या 20 पैसे ऊपर आप उसको होम लोन दे रहे हो, कभी कभी तो रेपो पे ही दे रहे हो। बट क्या बिजनेस वाले को भी रेपो पे दे पा रहे हो? एसएमई लोन भी क्या रेपो पे दे पा रहे हो? नहीं। उसमें रिस्क प्रीमियम ऐड होता है, पैसा, एक
आधा पैसा मतलब 50 पैसा, 100 पैसा, 200 पैसा, यानी कि वो महंगा होता है। अगर होम लोन मिल रहा है 7% पे, 8% पे, तो उस समय बिजनेस लोन मिल रहा होगा 10% पे। 2% क्या है? ये 2% है रिस्क प्रीमियम, कि कल को अगर मेरा ये पैसा डूब गया, मैं पहले ही से उसको ज्यादा ब्याज लेके कुछ अमाउंट निकालूं ताकि मुझे कल को कम नुकसान हो। इसको कहते हैं रिस्क प्राइसिंग। किसी और को भी नेट इशू आ रहा है किरण के अलावा? सबको आवाजें आ रही है, क्लियर है? किरण अगर आ रहा है तो वापस से बेटा लॉग इन कर लो, ठीक है? किसी और को कोई इशू है लिख के बता सकता है यहाँ पे ग्रुप पे, चैट पे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें? ओके, हाँ ना कुछ तो बता दो। हाँ क्लियर है, आंचल कह रही है। ठीक है, बता दिया करो भाई, बोल दिया करो, समझ में नहीं आता ऐसे यहाँ से। ठीक है, चलो। तो अगला है रिस्क मिटिगेशन। ये हो गया रिस्क प्राइसिंग। रिस्क प्राइसिंग के बाद अगला जो है वो है हमारा रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। हमने क्या कहा? रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। और मैनेज कब होगा? जब उसको लगातार मॉनिटर करते रहो। आप देखते हो आपके यहाँ ऑडिट आ जाता है, इसी से ब्रांच मैनेजर परेशान है, साहब ऑडिट आ गया। क्यों आया ऑडिट? कि सारे नियम कायदे पूरे तो किए थे। आप प्रपोजल सैंक्शन करते हो, कई बार क्या होता है हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। कई अकाउंट्स में जो है वहां से कोई ऑफिसर आता है, वो चेक करता है कि सब कुछ नियम कायदे कंप्लाई हैं। फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट आ जाता है, वो देखता है कि सब कुछ कंप्लाई है कि नहीं कंप्लाई है। फिर दुनिया भर के आपको जो है स्टेटमेंट्स जो हैं देने पड़ते हैं, है ना? कोई हर डिपार्टमेंट स्टेटमेंट मांगता रहता है कि ये भेज दीजिए, सीआर है ना, कि ये कंप्लाई किया कि नहीं किया, कोई डिविएशन तो नहीं किया। यानी लगातार मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है। आपने प्रोडक्ट दे दिया, इसके बाद आप उसको, और आपका भी मॉनिटरिंग का पार्ट है। आप किसी को लोन देके भूल नहीं सकते, उससे स्टॉक स्टेटमेंट मंगाना है, उसका प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन करने जाना है, उसका एनुअल क्वार्टरली इंस्पेक्शन करने जाना है। ये सब क्या है कि ऐसा तो नहीं लोन लोन तो दे दिया, पर लगातार देखते जाना है। प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन, आपने होम लोन दिया, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, क्यों? ऐसा तो नहीं प्रॉपर्टी कहीं कब्जा हो गई हो, उस प्रॉपर्टी पे किसी और बैंक ने लोन दे दिया, उसका बोर्ड लगा दिख जाए, है ना, कोई और लोग रहने लगे हों, तो आपको लगातार इंस्पेक्शन करते रहना है। ये सब उसका रिस्क मॉनिटरिंग और कंट्रोल का पार्ट है। ये हर लेवल पे होता है। ये भी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कैसे इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, कैसे ट्रांजैक्शन लेवल्स पे हो सकता है, कैसे पोर्टफोलियो लेवल पे हो सकता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। हमने क्या कहा? सारी चीजें लिंक्ड हैं पीएफएम में, छोड़िए कुछ नहीं। एक गया, आगे वाला भी गया, तो बड़ा ध्यान से पढ़ना है इसमें, इस टॉपिक में। रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन चीज के इम्पैक्ट को कम करना, यानी क्या करें कि जो ये रिस्क है ये कम हो जाए। तो आप क्या कहते हो? एफडी रख दो, प्रॉपर्टी रख दो, गवर्नमेंट से सीजीटीएमएससी जो है उसको कवर कर दो, मुद्रा में कवर कर दो, सीजीएफएमयू में कवर कर दो। ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप अपने रिस्क को कम कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो ये 20% आत्मनिर्भर कैंपेन के अंदर दिया कि जो भी देना है उसको ईसीएलजीएस में कवर कर दो। ये सब क्यों करा गया? कि रिस्क है बट रिस्क हमारा कवर कर जाए, हो जाएगा, रिस्क को हम मिटिगेट कर ले जाएंगे, रिस्क को कम कर ले जाएंगे। तो किसी भी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का जो है वो ये 6 टॉपिक हैं: ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट, रिस्क प्राइसिंग, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और रिस्क मिटिगेशन। रिस्क प्राइसिंग फिर से बताइए माधुरी, ऐसा करिए। रिस्क प्राइसिंग ये है माधुरी कि जो भी, जितना ज्यादा कोई प्रोडक्ट रिस्की होगा उतना ज्यादा उस प्रोडक्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तुम्हारा होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट और तुम्हारे एसएमई लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फर्क होगा, क्योंकि होम लोन में क्या है? सिक्योरिटी मिलती है, छोटा एक्सपोजर होता है, इनकम सर्टेन होती है, इसलिए उसमें रिस्क कम होता है, इसलिए वो सस्ता मिलता है और आपके पास तुरंत घर आ ही जाता है बेचने को। बट बिजनेस लोन में ऐसा नहीं है। बिजनेस लोन में इनकम सर्टेन नहीं हो सकती। बिजनेस लोन में हो सकता है आपके पास सिक्योरिटी भी कोई ना है, तो वो हमेशा महंगा होगा। जितना ज्यादा प्रोडक्ट रिस्की होगा उतना ही ज्यादा उस प्रोडक्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ये बात समझ में आया माधुरी? आ गया? आगे बढ़ जाएं। विनय सर कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू आरबीएलआर प्लस सीआरपी। बिल्कुल करेक्ट है सर। इंटरेस्ट रेट क्या है? रेपो तो मिनिमम रेट है। रेपो रेट वो भी हम देखेंगे कि क्यों ये रेपो रेट क्या है, ये क्यों है, ये बेंचमार्क क्यों है, वो भी देखेंगे आगे। हमने कहा सारी चीजें लिंक्ड हैं। रेपो रेट जैसा कि विनय सर ने यहाँ देखिए साइड में लिखा हुआ है, आरबीएलआर प्लस सीआरपी। सीआरपी का मतलब है क्रेडिट रिस्क
प्रीमियम, कितना हमको रिस्क लगता है उस प्रोडक्ट में, उतना ही उस प्रोडक्ट का हम महंगा कर देंगे, उतना ही उस प्रोडक्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बढ़ा देंगे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? ओके, तो माधुरी भी को भी क्लियर है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्क मैनेजमेंट का, ये देखिए कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हमने कहा था एक आप नहीं तय करेंगे कि भैया आपको लोन देना है कि नहीं देना है, नियम हैं, कायदे हैं, गाइडलाइंस हैं, वही गाइडलाइंस, ये नियम कायदे आपकी संस्था में आपको सर्कुलर आता है, सर्कुलर के लिए सर्कुलर कौन जारी करता है? कोई विभाग, और विभाग को कहाँ से डायरेक्शन मिलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, है ना, वहां से तय होता है कि हम क्या करेंगे। तो कौन कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट की? सबसे पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुप्रीम बॉडी है किसी भी बैंक के अंदर। आपका सीएमडी सुप्रीम बॉडी नहीं है। सीएमडी जो है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खाली वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, और भी लोग होंगे उसमें, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव होगा, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, आपकी जो आरबीआई है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये तय करते हैं कि बैंक की दिशा और दशा क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नियम बनाने हैं, क्या कायदे बनाने हैं, ये लोग तय करेंगे। तो सबसे बड़ी जो संस्था रिस्क मैनेजमेंट के अंदर किसी बैंक के पास होती है वो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब कुछ तय नहीं कर सकते, ये मोटा मोटा डायरेक्शन दे सकते हैं, एक लार्जर पिक्चर दे सकते हैं। असल में जो वर्कआउट करना है, जो उसकी असली वर्किंग करनी है, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट एक कमेटी बनती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बताते हैं कि सर आपने आपके डायरेक्शन के हिसाब से हमने वर्कआउट किया, ये रिस्क है, इतना रिस्क है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये उसका पूरा जो खांचा है तैयार होता है। जो सर्कुलर पढ़ते हैं सर्कुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बनाते हैं, वो बेसिक दिशा निर्देश दे देते हैं कि ऐसा करना है। उस पर वर्किंग जो होती है वो ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो कमेटी है बोर्ड की, वो ये करती है। ये एक्सपर्ट्स लोग हैं जो इसको काम को करते हैं। अगला क्या है? उसके बाद आते हैं सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, फिर उसकी मॉनिटरिंग तय होती है एचओ लेवल से। आप देखते हो ना, क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट होगा, एचओ लेवल पे सारे जितने आपके यहाँ जो जोन लेवल के डिपार्टमेंट है उसके सबके एचओ लेवल पे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, है ना। क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है, रिकवरी डिपार्टमेंट है, वो जो भी नियम कायदे लागू हुए हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, आपके रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गाइडलाइंस दी हैं, वो इंप्लीमेंट करने का काम, उनको मॉनिटर, उनको फॉलो करने का काम ये आपके सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम देखते हैं। और अगला है रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप, ठीक है। ये फंक्शनिंग जो अलग अलग आपके जेडो लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपके जो और सपोर्ट सिस्टम है, जो एमआईएस तैयार करते हैं, जो डाटा तैयार करते हैं, वो ये लोग हैं। ये लोग देखते हैं कि क्या वैसे ही काम हो रहा है जैसे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्शंस दिए हैं, क्या उन डायरेक्शंस को हम कंप्लाई कर पा रहे हैं। आप कई बार देखते होंगे सर्कुलर आता होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, ये डायरेक्शन आया है, इंश्योर कि डायरेक्शन कंप्लाई हो, है ना। तो ये सब पूरा तरीके से आपका उसको कंपाइलेशन जो है वो होता है। अगला क्या है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। हमने बताया ना कि हर प्रोडक्ट के साथ रिस्क है। होम लोन लॉन्च कर दिया, उसमें कुछ रिस्क होगा। लैप लॉन्च कर दिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें कुछ रिस्क होगा। हर प्रोडक्ट अपने साथ कुछ ना कुछ रिस्क लेके आता है। क्या रिस्क है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। लोन दिया है, लोन वापस नहीं आएगा, ये रिस्क दिया है। वापस आएगा, पूरा वापस नहीं आएगा, ये रिस्क दिया है। कल को जब हम वापस लेने जाएंगे तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी ना बेचे, ये एक रिस्क है। हमने इनकम के आधार पे लोन दे दिया था, लोगों की इनकम कल को बंद हो जाएगी, ये एक रिस्क है। आप देखते हो ना, होम लोन है, इनकम का 6 गुना, इनकम का 20 गुना क्यों नहीं? होम लोन में भी नेट टेक होम पे है कि 40% भाई आपको अपने घर लेके जाना है, 40% ही क्यों? आप देखते होगा किसी की 1 लाख से इनकम ऊपर इनकम है तो 25% नेट टेक होम पे है। तो ये सब कैसे वर्कआउट होता है, इसकी पूरी जो है वर्किंग जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है कि क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, हिस्टोरिकल स्टडीज क्या बताती हैं, इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, इन सब आधार पे तय होगा कि क्या क्या रिस्क हमारे प्रोडक्ट के साथ आ सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े जाए। अगला है रिस्क मेजरमेंट। जब हमने कहा ना ठीक है रिस्क है, लोन दोगे लोन नहीं आएगा, ये रिस्क है, बट सारे लोन नहीं आएंगे ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ ही डूबेगा, बाकी सब तो आएगा आएगा। आपके 100 में से 100 कस्टमर खराब नहीं हो सकते, 100 में 5 कस्टमर खराब हो सकता है, 10 कस्टमर खराब हो सकता है। तो ये बताओ कितना कस्टमर खराब। आप भी कई बार क्या होता है, आपको भी आप है ना, आपके पास कोई प्रपोजल आता है, आप सोचते दिया जाए ना दिया, क्या ये दे पाएगा, क्या कर ले कि नहीं दे पाएगा। तो ये मेजरमेंट आपको हर प्रोडक्ट के साथ करना है, ठीक है। रिस्क मेजर करने के 3 तरीके हैं। क्या है वो? ये के जो सेंसिटिविटी, ये रिस्क हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये रिस्क ये बेसिकली मार्केट रिस्क को एक्सेस करने के लिए होता है कि
चलो मार्केट रिस्क में इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जाएंगे तो भी बहुत क्लियर नहीं होगा। ये बेसिक फंडा याद रखो कि रिस्क को मेजर करना है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है, ये सब चीजें वहीं पे पढ़ेंगे। रिस्क प्राइसिंग जैसा हमने बताया, रिस्क प्राइसिंग का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे यहाँ विनय सर ने बताया था कि रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आरबीएलआर प्लस सीआरपी। क्या है? क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। आरबीएलआर क्या है? आरबीएलआर है एक बेसिक पॉइंट, एक बेसिक रेफरेंस जो आरबीआई हमको देता है ना। ये आरबीएलआर वर्कआउट करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? उसमें क्या क्या चीजें हम लेते हैं, ये चीजें हम लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड, जितना ज्यादा आपका कॉस्ट ऑफ फंड होगा, कॉस्ट ऑफ फंड क्या है? आप लोन तो तब दे पाओगे ना जब डिपॉजिट होगा आपके पास, उसी डिपॉजिट से तो लोन दोगे ना। तो ये डिपॉजिट जो है आपको कितने का पड़ता है, देखते हैं। आप लोग रिव्यू मीटिंग में जाते हैं या मैनेजर होता है, कासा बढ़ाओ कासा बढ़ाओ, टर्म डिपॉजिट बढ़ाओगे, जो मैनेजर, टर्म डिपॉजिट महंगा है। जितना ज्यादा मेरा कासा होगा उतना ही ज्यादा मेरे को कॉस्ट कम पड़ेगी, उतना ही ज्यादा मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ फंड पे डिपेंड करता है कि मिनिमम आरबीएलआर आपका क्या होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आप सुन रहे होगे कि जो है एसबीआई है वो वीआरएस लाना चाहती है, 14,000 लोगों को निकाल देना चाहती है। या क्यों? जितने ज्यादा खर्चे कम होंगे उतना ज्यादा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा मेरी लेंडिंग जो कॉस्ट है वो घटेगी। अगर मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है तो ऑटोमेटिकली मेरा लेंडिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। लॉस प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के डूबने की कितनी संभावना है, इस पे डिपेंड होगा कि किस रेट पे मैं लेंड करूंगा। कैपिटल चार्ज, ये यही सब आगे आपको बड़ा तंग करने वाले हैं। कैपिटल कैपिटल चार्ज यही बेसल है सारा। जो आप जो ये पैसा ला रहे हो ना, ये पैसा एक तो आपका क्या हो गया, आप सुनते हो ना कि यार जो बैंक आरबीआई जो बैंक के जो हैं निजीकरण हो जाएगा। निजीकरण का क्या मतलब है? सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है, कैपिटल जो है वो कम कर देगी, अपनी कैपिटल वो कम कर देगी। डिपॉजिट्स बैंक की लाइबिलिटी हैं, वो एक दिन वापस करनी है। कैपिटल का मतलब होता है ओनर का पैसा, ये बात ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल का मतलब है ओनर का पैसा। हमारे केस में ओनर कौन है? पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो जब कहती है कि हम आपको फर्दर पैसे नहीं दे सकते, हम फर्दर पैसे नहीं दे सकते इसलिए हम आपको बेच रहे हैं, इसलिए हम अपनी हिस्सेदारी आप में घटा रहे हैं, तो ये जो कैपिटल गवर्नमेंट आपको देती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप देखते हो कि आप जो भी पैसा कमाते हो आप उसको गवर्नमेंट को वापस ऐसा डिविडेंड देते हो। आपने सुना होगा आरबीआई ने गवर्नमेंट को 1,73,000 करोड़ रुपए दिए। क्यों दिए? फ्री में दिए नहीं दिए। आरबीआई गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी का जो रिटर्न है वो आपसे वापस मांगती है। तो ये जितना ज्यादा ये कैपिटल चार्ज होगा, जितना ज्यादा हमको पैसा जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा वो हमारा कॉस्ट महंगी हो जाएगी। और लास्ट में प्रॉफिट मार्जिन, हम कितना प्रॉफिट किसी प्रोडक्ट से कमाना चाहते हैं उस पर डिपेंड होगा कि हमारा मिनिमम एक क्राइटेरिया क्या है। आपका जो भी था ये बेस रेट, आपका एमसीएलआर, आपका आरबीएलआर, वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनता था कि कॉस्ट ऑफ फंड क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, लॉस प्रोबेबिलिटी क्या है। इनको ध्यान में रखते हुए हमारा बनेगा कि यार मेरा कितना मिनिमम बेस रेट आएगा, कितना मिनिमम एमसीएलआर आएगा, कितना मिनिमम आरबीएलआर आएगा। उसके ऊपर बैंक जो है कस्टमर वाइज तय कर सकता है कि मैं कितना और इस कस्टमर से लूंगा, डिपेंडिंग वो कस्टमर कितना रिस्की मुझे लगता है। ये क्लियर है सबको? समझ में आ गया? बढ़ा जाए आगे? कोई हाँ ना कुछ बताओ भाई। स्मृति मिश्रा कह रही है जी आ गया है, हिरल को भी आ गया समझ में। बाकियों को आ गया है। देखिए समझते जाइए, एक एक हमने क्या कहा, स्वेटर है, एक भी फंदा गया स्वेटर गया, एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अगला क्या था? रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। वही हमने जैसा बताया, इसको पूरा आगे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि हर रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे हमने बताया लोन दे दिया तो लोन दे के भूल नहीं जाना है, स्टॉक स्टेटमेंट मंगवाते रहना है, प्री सैंक्शन पोस्ट सैंक्शन इंस्पेक्शन करते रहना है, उससे पूछते रहना है, अकाउंट में टर्नओवर देखते रहना है चल रहा है कि नहीं, हर साल बैलेंस शीट मंगानी है, लोन को रिव्यू करना है, रेटिंग करनी है। सली सब क्या है? ये रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का पार्ट है। फिर जेडो अपना ऑडिट भेजता रहेगा, जेडो आपसे स्टेटमेंट मांगता रहेगा। ये सब क्या है? जेडो आरओ जो भी हो किसी के, है ना, ये सब क्या है? रिस्क लेने के बाद लगातार रिस्क को देखते रहना है। हम आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर हम आप बच्चों को पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप पास हो गए, आपको समझ में आ गया। हम क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे, भैया टेस्ट में देखें। क्यों? वो टेस्ट क्या है? वो टेस्ट हमारी मॉनिटरिंग है कि भैया पढ़ भी रहे हो, पास समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये मॉनिटरिंग है, पढ़ रहे हो, पास हो रहे हो, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट है।
अगला जैसा बताया का रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को कंट्रोल करना है, कम करना है। हर प्रोडक्ट के साथ रिस्क मिटिगेशन किया जा सकता है। हम जब अभी आगे की स्लाइड्स में जाएंगे तो हर रिस्क के रिस्क मिटिगेशन देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने कहा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हर चीज बड़ी जुड़ी हुई है, बड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्लासेस मिस मत करिए, ठीक है। चलो चलो आगे देखते हैं। तो अब हमने जब ये रिस्क के बारे में पढ़ लिया है तो अगला पॉइंट आता है मेरा, आंचल का वीडियो स्टॉप हो गया है, वॉइस भी नहीं आ रही आंचल को। आंचल वापस से लॉगिन कर लो, बाकी सबको आ रही है। अगला है रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस। तो ये तो हमने रिस्क की बात, नॉर्मल रिस्क क्या है, ये जो हमारे बैंकिंग बिजनेस है, इस बैंकिंग बिजनेस में क्या क्या रिस्क हैं वो हम जरा देखेंगे। अपूर्वा सोनकर ने हमको ज्वाइन किया। अपूर्वा तुम पिछली क्लास मिस कर गई एबीएम की, चलो हाँ ओके। यूनिट 9 रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस में क्या रिस्क है, ये जो हम अभी टेबल देखने जा रहे हैं ना, ये टेबल जो है हमको बेसल में जो रिस्क है उसके हिसाब से मिला है, ठीक है। ये टेबल वहीं से देख लेते हैं। उन्होंने उसको जो है, जो भी बैंक का बिजनेस है ना, उन्होंने उसको कई सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, वो हम यहाँ देखेंगे। सेक्टर क्या है, देखो सेक्टर है मेरा कॉर्पोरेट फाइनेंस। सेक्टर क्या है मेरा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर अंडर क्या क्या चीजें आती हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट फाइनेंस, मर्चेंट बैंकिंग, एडवाइजरी सर्विसेज। इसी के सब पार्ट क्या है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, अंडरराइटिंग, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब हमारी बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं, हम किसी और सेक्टर को प्राइवेट, हम किसी और कंपनी को प्राइवेटाइज करने में अपनी सलाह दे सकते हैं कि कैसे प्राइवेटाइजेशन का पूरा पार्ट हो। अभी आप देखते हो कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती है। एसबीआई ने अपने जो बाकी के यूनिट्स थी, जो एसोसिएट बैंक थी, उनको अपने साथ मर्ज किया। जब मर्ज करते हैं तो ये तय होता है कि किस आधार पे शेयर्स का फैसला होगा। मान लो मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के 10 शेयर थे, अब मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने शेयर मिलेंगे, 8 है। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब वर्किंग जो है, ये सर्विसेज भी जो है होती हैं। आप जब अपनी डेस्क पे बैठते हैं तो आपको लगता होगा यार ये सब क्या है, ये सुना नहीं, से क्या लिंक है। बैंकों के बहुत सारे बिजनेस हैं, उसमें से एक बिजनेस है मेरा कॉर्पोरेट फाइनेंस का, और कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये सब आता है। मैं हम दूसरे किसी यूनिट को, दूसरी इंडस्ट्रीज को हेल्प कर सकते हैं मर्जर्स में, अंडर राइटिंग में, प्राइवेटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन में, रिसर्च में, डेट में। इसके बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा ये फंडेज याद रखिए क्या है। बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत क्लासेस लगेंगी और बहुत ज़्यादा पढ़ाई लगेगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मोटा मोटा याद रखिए कि क्या एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के हिसाब से क्या क्या चीज़ें उसके अंडर में आती हैं। जब तुम्हारा चालू हो गया वीडियो, वीडियो की नहीं चालू हुआ आंचल है, चलो आंचल दिख तो रही है, चलो यस सर ओके। अगला जो काम बैंकें करती हैं वो है हमारा ट्रेडिंग एंड सेल्स। ये काम भी बैंकें करती हैं। मेजर समस्या इस सब्जेक्ट के साथ क्या है, बीएफएम के साथ मेजर समस्या क्या है कि हम जो भी आपको पढ़ाएंगे ना, आपको लगेगा यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये बैंक का ही पढ़ा रहे हैं क्या, क्योंकि आपने ये सुना ही नहीं। जब कोई चीज़ सुनी नहीं तो बड़ी टफ हो जाती है। हम कल को आपको कह दें कि कैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि आप 1 घंटे में यहाँ से यूएसए पहुंच जाएंगे, तो बड़ा टफ हो जाएगा यार, ये क्या है को पता नहीं। यही समस्या इस सब्जेक्ट के साथ है। ज्यादातर चीजें जो हम आपको पढ़ाएंगे आपको लगेगा क्या बैंक में ये सब होता है क्या, बैंक में सब कुछ होता है। हमारी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में। और देखिए ये जो बेसल की गाइडलाइन है, ये सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया की बैंकों के हिसाब से नहीं है, ये वर्ल्ड की बैंक। ये मुद्रा उद्रा तो हमारे हिंदुस्तान में होता है, बाकी देशों में मुद्रा उद्रा नहीं होता। उनके यहाँ बैंकिंग बहुत दूसरे लेवल पे पहुंच चुकी है, उनके यहाँ बैंकिंग जो बहुत हाई लेवल पहुंच चुकी है, उनके यहाँ की बैंकिंग इस पे पहुंच गई है। ये है ना, और फंसे ये क्या बता रहे हैं, ये भी है बैंक बैंक पीछे, ठीक है। तो ट्रेडिंग सेल्स में, क्रेडिट फंडिंग में, ओन पोजीशन सिक्योरिटी, ये सब पढ़ना पड़ेगा अभी। इसलिए कहने बड़ा ध्यान से पढ़िए, आगे के चैप्टरों में यही है, ये जो यहाँ लिखा है ना क्या है, ये पढ़ना है आगे, इस पे रिस्क निकालना है क्या है, बड़ा टफ है ये सब्जेक्ट।
ओन पोजीशन सिक्योरिटीज, लेंडिंग, रेपो, ब्रोकरेज, डेट, प्राइम ब्रोकरेज, ये सब एक्टिविटीज जो हैं वो बैंकें करती हैं और इसको ट्रेडिंग एंड सेल्स में हम लोग काउंट करते हैं। रिटेल बैंकिंग, ये जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, रिटेल बैंकिंग के अंदर क्या आता है? रिटेल लेंडिंग, डिपॉजिट, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रस्ट, स्टेट्स, प्राइवेट लेंडिंग, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रस्ट, स्टेट्स, मर्चेंट, कॉमर्शियल, कॉर्पोरेट कार्ड्स। आप देखते हो ना, आपके पीओएस, आपको दो बैंक बोलती हो पीओएस बेचो, क्रेडिट कार्ड बेचो, ये सब इसके ये जो है ये रिटेल बैंकिंग का बैंक का पार्ट है। कॉमर्शियल बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग क्या है? प्रोजेक्ट फाइनेंस, रियल एस्टेट का फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस, फैक्टरिंग, लीजिंग, लेंडिंग, गारंटीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब काम भी बैंकें करती हैं। हम बेसिक समझते वही है, हमने सुना नहीं, हमने देखा नहीं, पता नहीं, ये कॉमर्शियल बैंकिंग का पार्ट है, इसके रिस्क हैं। तो क्या ये क्या पढ़ रहे हैं? ये बैंकिंग सेक्टर्स की एक्टिविटीज हैं। हर बैंकिंग सेक्टर की एक्टिविटी के साथ उसका रिस्क एसोसिएटेड है, जो हमें पढ़ना होगा, रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा, मेजर करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से गाइडलाइन लानी पड़ेगी। ये इस पूरे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा मोटा मोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है। पेमेंट एंड सेटलमेंट, नेफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं ना, तो ये सब उसका पार्ट है। आईएमपीएस कर दिया, नेफ्ट कर दिया, आरटीजीएस कर दिया, ये सब चीजें जो है, चेकें लगा दी, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट, ये भी एक बैंकिंग एक्टिविटी है। ठीक है, कितनी एक्टिविटी पढ़ ली अब तक? 4। पांचवी एक्टिविटी क्या है? एजेंसी। बैंकिंग एजेंसी सर्विसेज ऑफर करती हैं, एस्क्रो अकाउंट खोलती हैं, डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करती हैं, कॉर्पोरेट एक्शन, ये सब हमने कहा ना, हमने पढ़ा नहीं इसलिए मैं थोड़ा टफ लग रहा है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर बहुत आगे सवाल नहीं है, पर मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये भी एक एक्टिविटी है जो बैंकें करती हैं। असेट मैनेजमेंट, बैंकें आपसे पैसा ले लेंगी और कहेंगे आप चिंता ना करिए, पैसा हमें दे दीजिए, हम आपको इतना रिटर्न देंगे, ये काम भी बैंकें करती हैं। पूल्ड एसेट मैनेजमेंट, सेग्रीगेटेड, रिटेल, इंस्टीट्यूशनल, क्लोज्ड, ओपन, प्राइवेट इक्विटी, ये सब काम भी बैंकें करती हैं एसेट मैनेजमेंट का। और यूएसए में जितनी बैंकें हैं या यूरोप में जितनी बैंकें हैं वो यही काम करती हैं, इसी से पैसा कमाती हैं। वहाँ पे लोग लोन लेने नहीं जाते, वहाँ पे लोग डिपॉजिट रखने नहीं जाते, वहाँ पे आपको ये सब काम करने पड़ते हैं। स्विट्जरलैंड की जो स्विस बैंक है वो आपसे पैसा लेती है, ब्याज नहीं देती है, बट लेती क्यों है? करती क्या है? कहाँ ले जाती हो ये पैसा? वो पैसा जो है वो इस टाइप की एक्टिविटी में आपका जाता है, जहाँ तो उसको रिटर्न आता है। वो आपको इतनी सुरक्षा देती है कि चाहे दुनिया में कोई आ जाए, हम बताएंगे नहीं कि किसका पैसा है। तो इतनी मजबूत क्यों वो बैंकें? क्योंकि वो इतना पैसा यहाँ से कमाती हैं कि और पैसे के आगे दुनिया झुक जाती है। तो ये है एक्टिविटी। एक और हमने देखते हैं सेगमेंट क्या है, रिटेल ब्रोकरेज का सेगमेंट, एग्जीक्यूशन एंड फुल सर्विसेज। ये मोटे मोटी आप एक्टिविटी ध्यान में रख लीजिए, इसके हर एक्टिविटी पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हर एक्टिविटी को डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट ये याद रख लीजिए कि क्या क्या एक्टिविटीज जो हैं वो बैंकें करती हैं एज पर बेसल, और ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है क्योंकि बेसल ने बताया है, तो ये पूरे दुनिया की बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है? हाँ ना लिख दें जल्दी से। आ गया है? हाँ ना, आगे बढ़ जाएं। सबने जल्दी जल्दी लिख दिया है, तनु ने, सुभाष ने, यश ने, आंचल ने, हाँ में काफी एन लगाए हैं, स्मृति यस कह रही है। ठीक है, मतलब आ रहा है समझ में। चलो, किसी को नहीं आया तो पूछ सकता है यहाँ पे, और एक आपको हैंड रेस का भी ऑप्शन आता है, वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जो नहीं आता समझ में पूछ सकते हैं। ठीक है, इशू नहीं है। ओके, हम जब अब बैंकिंग की बात करेंगे तो बैंकिंग में जो भी हमारा बिजनेस है ना, उस बिजनेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से वो 3 पार्ट हैं? बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। बैंकिंग बुक क्या है? बैंक, हमने क्या कहा, जो भी हम बिजनेस करेंगे उसको इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक और बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। बैंक का जो भी बिजनेस है वो इन 3 बुक्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 बुक्स का मतलब 3 सेगमेंट में कह लो। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, सीआईबी पढ़ाने का हम दावा कर रहे हैं, मतलब आपको पास कराने का दावा कर रहे हैं या एश्योरेंस दे रहे हैं, तो हमको पढ़ाने के क्या है, 3 सेगमेंट हैं। एक क्या है, लाइव क्लास, लाइव क्लास पढ़ लो, पास हो सकते हो। हमारी किताब पढ़ लो, उससे पास हो सकते हो। हमारे मॉक टेस्ट ले लो, उससे पास हो सकते हो। मतलब जो भी पूरा पैकेज है, जो भी सीआईबी का जो पूरा पैकेज है पास होने का, उसको हमने अलग अलग सेगमेंट में कर दिया, लाइव क्लास, आपका ऑनलाइन मॉक्स और आपके ऑनलाइन बुक्स। सेम वे में ये बैंकें जो हमने जो ऊपर चीजें पढ़ी हैं, जो इस अलग अलग एक्टिविटी पढ़ी हैं, इन अलग अलग एक्टिविटी को मोटा मोटा 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। बैंकिंग बुक का मतलब है वो सारी चीजें जो आप देखते हो, लोन दिया है ना,
लोगों का डिपॉजिट लिया, वो सब चीजें यहाँ पे आपके आ जाती हैं। इंक्लूड्स एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे एडवांसेस और डिपॉजिट ऑफ द बैंक, वो आपके यहाँ पे आ गए। इंक्लूड्स एडवांसेस डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, तो ये बैंकिंग बुक है। तो जनरली हम जब डेस्क एम्प्लॉयज जो हैं, हम बेसिकली इस वाले पार्ट के साथ डील करते हैं। किस वाले पार्ट के साथ? बैंकिंग बुक के साथ। बट ये एक बैंक का खाली एक बिजनेस है, हमने देखा था ना ऊपर कितनी सारी एक्टिविटी हैं, ये कंप्लीट बैंक नहीं है। अगली बैंकिंग एक्टिविटी क्या है? अगली बैंकिंग एक्टिविटी है ट्रेडिंग बुक। ट्रेडिंग का मतलब हम क्या करते हैं, किसी को पता है? हाँ, स्मृति कंटेंट नहीं आ रहा बेटा, आप एक बार वापस से लॉगिन कर लो। बाकियों को कंटेंट आ रहा है? एक बार वापस से लॉगिन कर लो स्मृति। सीबी तुम बहुत लेट ज्वाइन की हो, इतना लेट कैसे ज्वाइन किया सीबी? हम्म। हम्म। ठीक है, कंटेंट आ रहा है, चलो। कहाँ पे थे? बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक। तो ट्रेडिंग बुक क्या है? बैंकें अपना सारा पैसा, आप सुनते हो गए बैंकों में, हर बैंक में ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या काम करता है? ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये काम करता है कि जो बैंक का पैसा है, इसको अलग अलग मार्केट्स में लगाता है। कौन कौन सी मार्केट्स हो सकती हैं? आपकी मार्केट हो सकती है शेयर मार्केट, आपकी मार्केट हो सकती है फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट, आपकी मार्केट हो सकती है डेरिवेटिव की मार्केट। तो ये अलग अलग मार्केट्स हैं, वो भी मार्केट के जो चैप्टर्स में जब जाएंगे तो देखेंगे कि ये अलग अलग मार्केट्स हो सकती हैं। उन मार्केट्स में जाके हमारी बैंकें जो है वो अपना पैसा लगाती हैं और वहां से हमारा जो है इनकम अर्न होता है। ठीक है। और तीसरा जो हम देखेंगे वो है हमारा ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो तीसरे तरह का काम जो बैंकें करती हैं, आप सुनते हो कि एलसी इशू करनी है, बैंक गारंटी इशू करनी है, तो ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है। ऑफ बैलेंस शीट क्यों है? आप जब एलसी इशू करते हो या बीजी इशू करते हो, आप कोई पैसा नहीं देते हो, आप एक सिर्फ गारंटी देते हो। जब आप गारंटी देते हो तो वो गारंटी आपकी बैलेंस शीट में नहीं आती है। आपकी बैलेंस शीट मतलब बैंक की बैलेंस शीट। हम एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, किसी दिन अपनी बैंक की बैलेंस शीट खोल लीजिए। इजीली अवेलेबल है, नेट पे जाएंगे आप, जो है अपनी बैंक की बैलेंस शीट डालेंगे, दिखेगा। आप देखिएगा कि बैंक अपनी बैलेंस शीट में क्या क्या दिखा रही हैं, है ना। वहां पे आपको कभी भी जो एलसी इशू की है हमने, जो बैंक गारंटी इशू की हमने, वो सब दिखाई नहीं पड़ती हैं, क्योंकि वो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, क्योंकि बैंक का पैसा उसमें नहीं जाता है। और जब तक मनी ना जाए, जिस आइटम में मनी नहीं जाता वो आइटम बैलेंस शीट में नहीं आ सकता, क्योंकि बैलेंस शीट में वही आइटम आ सकता है जिसमें पैसा गया हो, जिसमें मनी गया हो, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। तो क्योंकि इसमें पैसा नहीं जाता है, इसलिए ये बैलेंस शीट में नहीं आती है, बट बैलेंस शीट के नीचे नोट लिख के आता है कि कितना एलसी इशू हुई है, कितनी बीजी इशू हुई है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो बैंकिंग का जितना भी बिजनेस है वो मोटा मोटा इन तीन किताबों में, इन तीन सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है: बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये अभी यहाँ नहीं जाएंगे मार्क टू मार्केट वगैरह में, और मोटा मोटा पढ़ेंगे क्या है। 6 तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बैंकों, जिसमें बैंकें अपना इन्वेस्ट करती हैं: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, अदर इन्वेस्टमेंट्स। ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये हमारी ट्रेजरी है हर बैंक की, वो जो है करती है। जैसे हमने कहा ना, ये सब चीजें कहाँ आएंगी आपकी? ये सब चीजें आपकी ट्रेडिंग बुक में आती हैं। हमको नॉर्मल, हम और आप बैठते हैं, हमको इन सब चीजों से मतलब नहीं होता, बट जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है हर बैंक का, वो इन सब चीजों में डील करता है कि जो पैसा है कहाँ लगाना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना है, अदर प्रीफ सिक्योरिटीज में लगाना है, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, डेरिवेटिव्स में, कहाँ ये पैसा हमको लगा के ले जाना है। ठीक है। स्मृति कंटेंट आ गया तुम्हारा कि नहीं आया? स्मृति कंटेंट आ गया? पता नहीं आया नहीं आया, आवाज नहीं आ रही, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं रिस्क की, तो हम बात करेंगे। हाँ माधुरी, क्या नहीं आया तुमको? माधुरी, क्या चीज नहीं आ रही, जल्दी बताओ। वापस से एक बार लॉग इन करो माधुरी, बाहर आके लॉग इन करो। एक बार बाहर आ जाओ, लॉग इन कर लो। बाकियों को कंटेंट आ रहा है ना, आगे बढ़ते जाएं। हाँ ना, बाकियों को कंटेंट आ रहा है, आगे बढ़ें। ठीक है।
स्मृति का भी कंटेंट आ गया है। चलो, अगर कंटेंट चला जाए, आवाज चली जाए, वीडियो चला जाए, बाहर आ जाइए, एक बार वापस लॉग इन कर लीजिए। कभी कभी कनेक्शन आउट हो जाता है, उस वजह से वो रिकनेक्ट करने में थोड़ा सा इशू करता है। ठीक है, चलो रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस देख लेते हैं। रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस क्या है? रिस्क पता है? रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ द कैश फ्लो। तो जब हम बैंक में रिस्क की बात कर रहे हैं तो बेसिक हमें फंडा क्या याद रखना है? अनसर्टेनिटी ऑफ द कैश फ्लो। अनसर्टेनिटी ऑफ द कैश फ्लो का क्या मतलब है? कि जो सोचा था, जैसा रिटर्न सोचा था, जैसा पैसा सोचा था, वो पैसा नहीं आया, ये रिस्क है। हमने किसी को लोन दिया, क्या रिस्क है? पहला रिस्क तो ये कि हो सकता है वो पैसा ही ना आए, एनपीओ हो जाए। दूसरा रिस्क ये है कि पैसा तो आता है बट मर मर के आता है, पूरे जिस समय की इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करता, 1 महीने 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट जमा करता है, करता भी तो पूरी नहीं करता है। यानी हमने जो सोचा था, मेरे को जिस हिसाब से मेरे को पैसा आना था उस हिसाब से मेरा पैसा। हाँ, दीपिका आनंद करिए, सास्कल करेक्ट है, दीपिका सास्कल। ये सास्कल क्या है? ये सास्कल हमारी फाइनेंशियल रिस्क है। हमने सोचा था ये पैसे दे देंगे, ये पैसे दे नहीं रहे हैं, इसलिए मेरे को रिस्क हो रहा है, मेरा कैश फ्लो इफेक्ट हो रहा है। अगर मेरा कैश फ्लो इफेक्ट होगा यानी मेरे को इनकम नहीं आ रही है, अगर मेरे इनकम नहीं आएगी तो मैं सामने वाले को जो डिपॉजिट जिसने मुझे दिया है उसको कहाँ से रिटर्न दूंगा, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कहाँ से दूंगा? तो ये मेरे बेसिक रिस्क है। तो इसी में हम लोग अलग अलग तरह के जो रिस्क हैं बैंकिंग बिजनेस में वो पढ़ेंगे। पहला रिस्क जो बैंकिंग का जो सबसे कॉमन रिस्क है वो है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है, लिक्विडिटी समझते हैं ना, कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को, किसी भी लाइबिलिटी को मीट करने की मेरे पास क्षमता हो। आपके पास कोई भी आदमी आ जाता है, बोलता है सर मेरे को 5 करोड़ रुपए जो मैंने जमा था वो निकाल लेना है, आप डर तो नहीं जाते ना? मतलब आपका डिपॉजिट चला जाएगा वो अलग बात है, बट आप इस बात से तो नहीं डर जाते ना, यार 5 करोड़ निकाल लिया जाएगा, ऐसा तो नहीं बैंक डूब जाएगी, ये तो नहीं सोचते ना? 10 करोड़ रुपए वो निकालने को आ जाता है कि सर मेरा 10 करोड़ एफडी मेरे को वापस कर दो, इस बात से तो नहीं डर जाते ना कि मेरा बैंक डूब जाएगी। आरटीजीएस करने को आता है 1 करोड़ का, आप डरते नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है बैंक के पास इतना पैसा है कि वो ये डेली जो जमा निकासी है इसको मीट कर सकता, तो आप इससे नहीं डरते हो। बट ये जो लेवल पे कोई मैनेज कर रहा है इसलिए आप नहीं डरते हो, ठीक है ना? सबसे बड़ा बैंक में खतरा है लिक्विडिटी रिस्क का, कि जब लोग अपना पैसा मांगने आए तो हम उनको उनका पैसा दे सके, या कल को कोई मेरे को लोन मांगने आ जाए तो मैं उसको पैसा दे सकूं। आपसे कोई लोन मांगने आता है, आप ये तो नहीं सोचते ना कि यार ये 50 लाख का लोन देना है, इसको देंगे कहाँ से? आप खाता खोलते हो, डेबिट कर देते हो और उसको खाते में डाल देते हो। आप नहीं सोच रहे हो, आप नहीं सोच रहे, उसका ये मतलब नहीं कि कोई पूरे सिस्टम में नहीं सोच रहा है। कोई बैठा है एचओ में, कोई कमिटियां बैठी हैं एचओ में, जो ये जिनको पता है आपको जो टारगेट मिलता है वो ऐसे नहीं मिल गया कि यार चलो आज 500 करोड़ के लोन देने हैं, है ना? आपके जोन को टारगेट है, किसी ने ऊपर वर्कआउट किया हुआ है कि इतना लोन देने पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिपॉजिट मैच्योर भी हो जाएगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने ये वर्कआउट किया हुआ है। तो इसमें में एक वर्कआउट है हमारा लिक्विडिटी रिस्क, कि जब कोई मेरे को पैसा देना हो तो मुझे कमी ना हो, और कल को मुझे कोई इन्वेस्टमेंट लेना है, इन्वेस्टमेंट मतलब किसी को लोन देना है, कुछ देना है, तो मेरे पास कमी नहीं हो। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क 3 तरह के होते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। क्या है ये? पढ़िए ये सब, ये अब जो आगे अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, इसी पे सवाल है। वो आपसे पूछेंगे, एक सिचुएशन दे देंगे, बोलेंगे बताओ ये कौन सा रिस्क है? फंडिंग रिस्क है, टाइम रिस्क है, कॉल रिस्क है ना? या ये बताओ लिक्विडिटी रिस्क है भी कि नहीं है? तो यहाँ पे आपको ये सब रिस्क एक एक रिस्क समझना पड़ेगा। और रिस्क क्या है? जैसा पैसा सोचा था वैसा पैसा आया नहीं, यही मेरा फाइनेंशियल रिस्क है। बात समझ में आ रही है? तो लिक्विडिटी रिस्क जो है वो मेरा 3 टाइप का है। ठीक है, पहला रिस्क है मेरा फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क का मतलब है मेरे पास एक आदमी आया, अब इसको अब हम अपना माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं, एचओ छोड़ देते हैं, एचओ क्या कर रहा है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारी एक ही बैंक है और एक ही ब्रांच है। ठीक है, सिर्फ एक ही ब्रांच है और उसमें जो डिपॉजिट आएगा उसी हिसाब से तुम लोन दे सकते हो, मतलब तुम ही मैनेजर, तुम ही सीएमडी। तो अब तुम्हारे पास एक आदमी आया, उसने 10 करोड़ की एफडी करवा दी, तुम्हारे पास 10 करोड़ हो गए। 10 करोड़ को तुम्हें क्या करोगे? किसी को लोन दोगे तब तो काम चलेगा ना, वरना इनकम उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको डिपॉजिटर को पैसा कहाँ से दोगे उसका? तो ये 10 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आ गया, तुमने 10 करोड़ रुपए लिए और तभी एक कस्टमर आ गया जिसको 10 करोड़ का लोन चाहिए। तुमने कहा तो बहुत बढ़िया हो गया, 10 करोड़ से डिपॉजिट, 10 करोड़ का लोन, तुम्हारा काम चल गया। ठीक है, अभी जो 10 करोड़ का आपने डिपॉजिट लिया था, हो सकता है आपने 6% पे लिया हो, और लोन लेने वाला आया, आपने कहा 8% पे तुमको दूंगा, 2% का मुनाफा, यही फायदा है।
यही आपका कैलकुलेशन है कि हर साल 2% का मुनाफा होता जाएगा मेरा, ठीक है। आपने इसको कह दिया कि ये प्रोजेक्ट बढ़िया है। बट समस्या क्या हुई, अगले साल वो आदमी आया, बोला सर ये एफडी कराई थी वापस दे दीजिए। अब मना तो कर नहीं सकते, एफडी तो उसको वापस देनी है। बट एफडी वापस कहाँ से दोगे, लोन वाले से तो वापस मांग नहीं सकते कि मेरे पैसे वापस दे जाओ, लोन दिया था, है ना। वो कहाँ से देगा तुमको वापस, तुम कहाँ से दोगे उसको पैसा। इसको कहते हैं फंडिंग रिस्क। आपने लोन दे दिया है, अब उस लोन को फंड करने का पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि ये वाला पैसा तो उसको वापस करना है। तो आप क्या करोगे, कहीं दूसरा डिपॉजिट ढूंढोगे, कहीं मार्केट से ब्रो करोगे। ये है आपका फंडिंग रिस्क। ये समझ में आया है क्या सबको, कि आपने जिस पैसे से अपना असेट फंड किया था, बेसिक देखो। अच्छा उससे पहले एक बात ये समझ लो, डिपॉजिट होते हैं लाइबिलिटी, लोन्स होते हैं असेट। ये बात सबको क्लियर है। डिपॉजिट लाइबिलिटी, असेट हो गए आपके लोन्स। अपने असेट को फंड कहां से करोगे, अपने असेट को फंड करने के लिए लाइबिलिटी कहां से लाओगे, यहां से आता है फंडिंग रिस्क। अब अगले साल अब वो आ गया, मेरी एफडी वापस करो, अब वो तो नहीं दे रहा, तो आप दूसरा डिपॉजिट लेके आए, किसी से मांगा कि भैया डिपॉजिट दे दो। उसने कहा हम दे तो देंगे बट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। पहले कितने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिली थी, 6% पे, अब वो कितना मांग रहा है, 7%। अब आप कहते हो भाई ठीक है 7% ले लो बट एफडी दे दो। आपने 7% पे नया डिपॉजिट ले लिया। लोन का रेट फिक्स है, लोन कितने पे दिया हुआ है, 8% पे। आपने क्या सोचा था, आपने सोचा था कि हर साल 2% कमाऊंगा। अब वो कितना रह गया है, 1%। और मान लो ये भी ना होता, अब आप एफडी लेने गए तो एक आदमी कहता ठीक है 10 करोड़ एफडी तो दे दूंगा बट 9% लूंगा। अब आपके सामने मजबूरी है, आपको उस आदमी को एफडी उसकी वापस करनी है, वरना वो कह देगा कि बैंक डूबने वाली है, आपकी बैंक डूब जाएगी। तो आप क्या कहते हो कि ठीक है 9% हमसे ले लो बट हमको 10 करोड़ की एफडी दे दो। अब आपने क्या सोचा था, 2 करोड़ का मुनाफा, 2% का मुनाफा है हर साल। अब हर साल 1% का घाटा है। यही है फाइनेंशियल रिस्क, यही है फंडिंग रिस्क। कि आपने जो फाइनेंशियल, आपने जो अपने कैश फ्लो सोचे हुए थे कि हर साल मैं इतना इतना कमाऊंगा, वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये है फंडिंग रिस्क। अगला आता है टाइम रिस्क। आपने लोन दे दिया, आपने सोचा कि बढ़िया इसको लोन दे दिया, ये हर साल मेरे को हर साल जो है हर महीने मेरे को इतना ब्याज देगा, इस ब्याज से मेरे खर्चे निकल आएंगे। वो 3-3 महीने ब्याज ही नहीं देता है। अब वो 3 महीने ब्याज नहीं दे रहा है तो आपके खर्चे निकलने मुश्किल है, आप सैलरी नहीं दे पा रहे हो, आप लोगों को, एफडी वाले को उसका जो है डिपॉजिट पे ब्याज नहीं दे पा रहे हो। ये है टाइम रिस्क। कि इफ लोन रिपेमेंट इज नॉट रेगुलर, हाँ विवेक कुछ कहना चाह रहा है, अच्छा ठीक है। अगर इफ लोन रिपेमेंट इज नॉट रेगुलर, कैश इनफ्लोज आर नॉट रेगुलर, इट इज नोन एज टाइम रिस्क। ठीक है, ये बात समझ में आया। सेम वे में आता है आपका कॉल रिस्क। कॉल रिस्क क्या है, एक कोई ऑप्शन है, जैसे आपने क्या किया, आपने, एक आदमी आया बोला सर हमको बीजी इशू कर दीजिए 5 करोड़ की। आपको बीजी इशू करने में तो पैसे चाहिए नहीं, बोला सर आप बीजी इशू कर दीजिए, आपका जो भी कमीशन है हम आपको दे देंगे। आपने 5 लाख रुपए का कमीशन ले लिया, आप बड़े खुश हो गए, यार बढ़िया 5 लाख की इनकम हो गई। गया कुछ नहीं मेरा। अब वो क्या हुआ, अब वो बीजी इन्वोक हो गई। बीजी इन्वोक का मतलब, उसने कहा 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर मेरे पैसे हमको वापस कर दीजिए बीजी के। अब 5 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे, 5 लाख रुपए की इनकम मिली थी, किसी ने कहा ठीक है हम 5 करोड़ रुपए दे तो देंगे बट ब्याज लेंगे 12%, 6 लाख है ना, या 5% हम ब्याज लेंगे, 5 का 5% कितना हो गया, 25 लाख रुपए। 5 लाख मिले, 25 लाख चले गए, नुकसान हो गया। ये है कॉल रिस्क। कई बार ऑप्शन, कई बार आपके पास जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो अगर ऑप्शंस इन्वोक हो जाते हैं, ठीक है, ये बैलेंस और बैलेंस शीट एक्सपोजर्स और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिस्टलाइज, इट इज नोन एज कॉल रिस्क। ये बात समझ में आ गया। अगला जो हम लोग रिस्क देखेंगे बैंकिंग में, जो अगला रिस्क होता है वो है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, देखो रिस्क से बेसिक फंडा याद रखो, रिस्क का मतलब है जो पैसा सोचा, जो कैश फ्लो सोचा था, जो मुनाफा सोचा था, वो मुनाफा नहीं हो रहा, यही काम है इंटरेस्ट रेट रिस्क का। आपने एक लोन दिया, आपने एक एफडी ली 5% पे, ठीक है, और लोन दे दिया 8% पे। आप बड़े खुश हो कि 5% पे एफडी ली है, 8% लोन पे मिल रहे हैं, 3% का मुझे मुनाफा हो रहा है। बट क्या हुआ, गवर्नमेंट कह रही है नहीं 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 लोन के रेट घटाओ, या आपके साथ ही जो बैंक है उन्होंने लोन के रेट घटा दिए। आता है ना कस्टमर, अरे सर एसबीआई तो इतने पे दे रही है, आप कैसे इतने पे दे रहे हो, तो उसने घटा दिए तो आपको भी घटाने पड़ेंगे। तो ये है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा
अच्छा ऊपर होगा तो मुझे मुनाफा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा तो मुझे घाटा है। तो मेरी इनकम अगर इंटरेस्ट रेट की वजह से इफेक्ट होती है तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क कई टाइप का है, ध्यान से सुनना, ये इस पे बड़े सवाल आते हैं, बड़ी इस पे केस स्टडी बनती है कि कौन सा रिस्क है, गैप रिस्क है, बेसिस रिस्क है, ये जो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, कौन कौन से टाइप के हैं वो जो सुनिए। पहला है गैप या मिसमैच रिस्क। गैप और मिसमैच का रिस्क का क्या मतलब है, आपने एक 10 करोड़ का लोन दिया 8% पे, ठीक है, बट उसको फंड करने के लिए जो आपने लाइबिलिटीज ली हैं वो अलग अलग अमाउंट की हैं, है ना। 10 करोड़ आपको देने हैं, आपके पास इकट्ठे 10 करोड़ की नहीं है, एक 1 करोड़ की है, एक 2 करोड़ की है, एक 3 करोड़ की है, एक 50 लाख की है। इन हर अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो आप ये तय नहीं कर सकते कि मेरे को इतना फिक्स इनकम आएगी, या फिर इनका आप क्या है, लोन दे दिया 5 साल के लिए, एफडी ली है 1 साल के लिए, 1 साल बाद एफडी जो है आपको वापस करनी है, तब क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी एफडी लानी पड़ेगी या दूसरा डिपॉजिट लाना पड़ेगा ताकि इस लोन को हम फंड किए रहें। तो हर बार ये इसको कहते हैं गैप या मिसमैच रिस्क। आपका असेट और आपकी जो लाइबिलिटी है ये हर बार अगर चेंज हो जाती है तो आपका गैप या मिसमैच रिस्क आता है। क्लियर है, बढ़े आगे। बेसिस रिस्क, बेसिस का मतलब होता है 0.01%, 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। जब भी आप सुनते ना आरबीआई ने रेपो जो है 25 पैसे से रेपो आरबीआई ने कम कर दिया। अब आरबीआई ने 25 पैसे से कम किया, इसका ये मतलब नहीं है कि सेम वे में आप अपने लोन को और अपनी एफडी को चेंज कर पाएंगे। क्या होगा, आप अपने एफडी का रेट जो है वो जैसे ही कम करेंगे, ठीक है, बट सेम रेट में आप अपने लोन का रेट कम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा आरबीआई कहती एक मिनट दें, 1 मिनट में वीडियो आ जाएगा। वीडियो आ गया सबको, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, कंटेंट कंटेंट सामने दिख रहा है। आशीष क्या लिख रहे हो, आशीष आंचल क्या क्लियर, तुमने करी ऑल, ठीक है आ गया। चलिए, तो बात कर रहे थे, है ना। आरबीआई कहती है रेपो कम कर दिया, लोन घटाई, लोन आपको मजबूरीवश लोन घट के प्राइस घटाने पड़ेंगे, घटा रहे होंगे, बट क्या उसी रेट उसी ग्रेविटी में उसी मैग्नीट्यूड में आप एफडी के भी रेट कम कर सकते हैं क्या, या डिपॉजिट के रेट भी कम कर सकते हैं क्या, नहीं कर पाएंगे। आपने अगर अपना होम लोन 25 पैसे सस्ता कर दिया है तो एफडी के रेट 25 पैसे आप सस्ते नहीं कर पाएंगे। होना तो यही चाहिए ना कि अगर मुझे इनकम कम हो गई 25 पैसे तो मेरी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी 25 पैसे कम हो जाए। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जैसे ही आप कम करेंगे तो क्या होगा, सामने वाली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट उठा ले जाएगी, आप रह जाओगे, डिपॉजिट नहीं होगा तो लोन कहाँ
अभी मेरे ख्याल से आ गया होगा ऑडियो वीडियो। हमें भी कभी कभी कनेक्शन वापस लॉग करना पड़ जाता है। आ गया, अभी ऑडियो वीडियो आ गया है, सुन पा रहे हैं आप लोग हमको? आयुषी, सुभाष जी, हर्षलता मैडम, आवाज आ गया अभी? आशीष को आ गया है, ठीक है। बाकी लोग वापस लॉग इन कर दिया हमने तो आ गया होगा मोस्टली, ठीक है। तो बेसिक फंडा मैंने लास्ट बेसिस क्या बताया कि लोन प्रोडक्ट और डिपॉजिट प्रोडक्ट हमेशा इनको सेम रेट में, वे में, सेम मैग्नीट्यूड में आप इनका रेट चेंज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके इंटरेस्ट रेट से आपको इनकम कम हो जाएगी और आपको नुकसान होगा। अगला क्या है, यील्ड कर्व। रिस्क क्या होता है, आप जब भी रेट्स देखते होंगे है ना, एफडी के रेट्स देखिए, उसमें टाइम फ्रेम लिखा रहता है, 7 दिन से 14 दिन में एफडी बनाओगे तो कितना है, 1 साल 3 साल कितना है, 5 साल से ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सारे रेट एक नहीं होते हैं। तो अगर ये अलग अलग टाइम फ्रेम के जो रेट्स हैं, इनको हम कुछ इस तरीके से, डिपेंडिंग ऑन वो कैसे हैं, उनको हम जो है एक प्लॉट कर दें, ये ऐसे बना दें। एक हम यहाँ लाइव बोर्ड छोड़, एक लाइव बोर्ड आ रहा होगा आपको है ना, तो ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम, ठीक है। और ये हो गया हमारा आरओआई। तो हो सकता है एक ऐसा टाइम फ्रेम हमको दिखाई पड़े, ये कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके घटते जाएंगे। यही बात आप देख लीजिए, 2016 में जो लोग बैंक में रहे होंगे, 17 में रहे होंगे, 14 में रहे होंगे, तब कितना एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आज कितना है? तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया है। अब नुकसान है, बैंकों को ये यील्ड कर्व देखना पड़ेगा। कर्व मतलब ये बन रहा है, तो ये यील्ड कर्व ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। इसे बैंकों को क्या देखना है? अब कोई एक ऐसी बैंक है जिसने आज से 10 साल पहले डिपॉजिट्स ले लिए थे, एफडियां ले ली थी 10-10 साल की, आज उस बैंक का क्या हाल होगा? कोई बता सकता है? कौन बताएगा? एक ऐसी बैंक है, लेट्स से एक बैंक थी, उसने आज से 5 साल पहले 10-10 साल की एफडियां करा दी लोगों से लेके, और आज की डेट में यील्ड कर्व कुछ ऐसा है, उस बैंक को फायदा होने वाला है या नुकसान? कौन बता पाएगा? रेस कर रहा है, कौन बताएगा? दीपिका कहती है लॉस। चलो दीपिका तुमको एक्सेस दें, बताओगी क्यों लॉस होगा? दीपिका दिख नहीं रही है अभी हमको। सुभाष जी भी कहते हैं लॉस, किरण जी भी कहती हैं लॉस। चलो दीपिका एक्सेस दे रहे हैं, मुझे बताओ क्यों लॉस होगा? कि अभी एफडी पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है और आपका लोन बहुत सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि अभी पुराने में पहले 8, 8.5, 9% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट था। हाँ, फिर दीपिका आपको क्या हुआ? फिर दीपिका आपको क्या हुआ? तो ये लॉस क्यों होगा दीपिका, ये तो पूछना ये चाह रहे लॉस हैं। क्यों होगा दीपिका, ये पूछना चाह रहे हैं। तो बैंक को जो डिपॉजिट्स मिल रहा है वो महंगे में मिल रहा है, और जो लोन देना पड़ रहा है वो सस्ते में देना पड़ रहा है। करेक्ट है, तो उस पे आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, और बिल्कुल आपको जो करेक्ट है। आज इनकम की मिल रही डेट, है वो कम आज मिल की रही है। डेट, आज की इनकम, डेट, हाँ, वो बच्चा तंग सॉरी कर रहा तुम्हारा मेरा है, बच्चा बेटा, तंग कर रहा तुम्हारा है। सॉरी। चलो, चलो, पॉइंट जैसे दीपिका ने पॉइंट बताया जैसे कि दीपिका ने जिस बताया बैंक ने, कि जिस चलो बैंक ने, दीपिका तुम्हारा चलो एक्सेस बंद दीपिका कर रहा है, तुम्हारा तुमने एक्सेस वो बंद किया कर रहा हुआ है, है, तुमने वो किया हुआ है। ठीक है। जैसा दीपिका ने बताया कि जिस बैंक ने उस समय क्या होगा, एफडी पे ले लिए आपने 10-10 साल की एफडियां, आज की डेट पे लोन दे सकते हैं क्या उसी रेट पे? लोन का रेट तो क्या हो गया है 7%, और आपका रेट फिक्स है। तो जिस बैंक का, ये जो हर बैंक अपना यील्ड कर्व देखेगी कि यील्ड कर्व कैसे जा रहा है, और डिपेंडिंग उसने क्या लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट लिए थे, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लिए थे, डिपेंड करेगा कि बैंक को फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, ठीक है। ये यील्ड कर्व रिस्क होता है। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन क्या होता है? एम्बेडेड ऑप्शन होता है, एफडी है, एफडी आपने 10 साल की कराई, आपने क्या किया, आपने एफडी जो है, अब अभी क्या किया, आपने एफडी ले ली लोगों से 5% पे, ठीक है। और 5% पे एफडी लेके आपने, आज से 5 साल पहले 5% पे एफडी ली थी, आपने 8% पे लोन दे दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो एफडी वाला आया, बोला सर ये वाली एफडी तोड़ दो,
नई एफडी बना दो 7% पे, अब क्या हुआ, आपको बनानी पड़ेगी। या अब आप बनाओगे, अगर उसने अपनी एफडी तोड़ लिया, आप 7% पे बनाओगे, लोन तो फिक्स है 8% पे, क्या हुआ, जो पहले आप 3% कमा रहे थे, अब कितना रह गया, 1%। तो अगर कोई ऑप्शन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये कॉल रिस्क जो पढ़ा था, ये कुछ कुछ कॉल रिस्क ऐसा ही है, ये पर ये इंटरेस्ट रेट में आता है एम्बेडेड ऑप्शन, कि कहीं कुछ ऑप्शन ऐसा इस्तेमाल हो गया जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, रेट जो डिपॉजिट और बेसिक, देखिए इंटरेस्ट रेट में बेसिक फंडा क्या समझना है कि डिपॉजिट और लोन्स, इनके इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से जो आपकी इनकम पे चेंज आएगा वो इंटरेस्ट रेट रिस्क है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या डिपॉजिट का कोई एम्बेडेड ऑप्शन हो सकता है, या लोन का कोई एम्बेडेड ऑप्शन हो सकता है। अब एम्बेडेड ऑप्शन एक ये भी हो सकता है कि लोन उसने पहले जमा कर दिया, एक आदमी था वो आपको उसका रेट आपने आज से 3 साल पहले लगा रखा था 8%, वो बेचारा 8% पे दे ही रहा था, अब वो एक दिन आपके आके सारा लोन आपका जमा कर गया, अब पैसा खाली हो गया। आज की डेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। अब आप 7% पे किसी को लोन दोगे तो क्या होगा, जो 3% पहले कमा रहे थे कितना कमा पाएंगे, 2%। तो वो एम्बेडेड ऑप्शन आपके डिपॉजिट साइड भी हो सकता है, और वो एम्बेडेड ऑप्शन आपके लोन साइड भी हो सकता है। इसीलिए आप देखते हैं प्राइवेट बैंकें जो होती हैं वो फोर क्लोजर चार्जेस लगाती हैं कि नहीं नहीं पहले पैसा मत जमा कर जाना, क्योंकि पहले पैसा जमा कर जाओगे तो उस पैसे का करेंगे क्या, इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है उनको, इसलिए वो फोर क्लोजर चार्जेस लगाते हैं। और हमारी गवर्नमेंट बैंकें तो आपको पता ही है सब फ्री है, तो कुछ नहीं लगाती हैं। ठीक है, आगे री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये जो ध्यान से समझिए, एक एफडी ली कितने पे, 5% पे, लेट से 1 करोड़ की एफडी, ठीक है 5% पे, और उससे एक लोन दे दिया, ठीक है। चलो बोर्ड खोलें क्या, चलो बोर्ड खोल लेते हैं। ये एक नया बोर्ड खोल लेते हैं। हाँ, किसी और का भी पॉज है वीडियो वीडियो, हाँ आयुषी और आशीष का पॉज है, तो एक ही घर में दोनों लोग हैं। किसी और का वीडियो पॉज है, तो पॉज है या ऑडियो नहीं आ रहा है, आपका भी माधुरी नहीं आ रहा है, तो वापस से बेटा एक बार आओ हमारा सिस्टम। बाकियों को आ रहा है ऑडियो वीडियो, बाकियों को ऑडियो वीडियो, तो बेटा आप लोग वापस से लॉग इन कर लो। चलो जरा एक चीज देखना, ठीक है, हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, जरा उसका आप लोग जरा जवाब दीजिएगा। यू टेक एफडी फॉर ₹1 crore for 5 years. You give loan of ₹1 crore for 5 years. Repayable each year by ₹20 lakh. माधुर बेटा एक बार वापस थोड़ा सा पूरा ऐप से होगा तो ऐप से आ जाओ, नहीं तो साइट क्लोज करके वापस कर लो, क्योंकि बाकियों का चल रहा है। तुम्हारा क्या नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा बेटा माधुरी। चलो आगे बढ़ रहे हैं। बाकियों को दिख रहा है ना, बाकियों का ये सवाल जो लिखा है यहाँ पे ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे लिख के आ गया है, जल्दी बताइए। ठीक है, चलो माधु तुम्हें शायद तुम्हारे कुछ इंटरनेट एक्सेस का इशू है, एक बार बेटा वापस लॉग इन करो आप, है ना। चलो अब ये बताओ, अरे सवाल कहाँ गया। अब आप लोग ये बताओ, ये जो हमने लोन दिया 5% पे, ठीक है, और 5% पे एफडी ली और 6% पे हमने
उसको लोन दे दिया, ठीक है, कितना कितना मुनाफा हो रहा है, 1% का, बढ़िया, अच्छा, 1 करोड़ का 1%, हर साल जो है हम आपका 1 लाख रुपए बच जाएगा, बड़े अच्छे। पर अब ये जो लोन लिया है इसमें क्या बात लिख के आ रही है यहाँ पे, इस लोन में ये बात लिख के आ रही है कि हर साल 20 लाख रुपए वो वापस कर देगा, हर साल 20 लाख रुपए वो आपके वापस कर देगा, ये 20 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। तो पहले साल जरूर हमको 1 करोड़ का 6% हमको मिलेगा, बट नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ये होगा, सेकेंड ईयर से क्या होगा, आपको सिर्फ 80 लाख का 6% मिलेगा। ये जो 20 लाख रुपए आपके वापस आ गए हैं ना, ये आपको वापस री इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 6% से नीचे री इन्वेस्ट कर पाए तो आपका जो 1 लाख रुपए का मुनाफा था वो नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है सबको? हो सकता है ये 20 लाख रुपए आप सिर्फ 5% पे री इन्वेस्ट कर पाओ, तो क्या होगा, फायदा घाटा खत्म हो जाएगा। ये किसको एक्सेस दे दी हमने, वीडियो आ रहा है हमारा, वीडियो आ रहा है हमारा, ओके, यार हमको क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये इसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क, कि जो हमने लोन दिया है वो लोन मेरा वापस आता जाएगा, तो जो वापस मेरा लोन आएगा उसको भी हमको हर साल री इन्वेस्ट करना है, कहीं ना कहीं और लोन किसी को देना है, और हमको इंश्योर करना है कि हमारे डिपॉजिट की कॉस्ट से वो ऊपर बना रहे, वरना मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और मुझे फाइनेंशियल रिस्क बना रहेगा। ये बात क्लियर हुई? चलो, इसी को कहते हैं नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क क्या होता है, इफ बैंक हैज मोर एडवांसेस देन पेइंग लाइबिलिटीज then reduction in interest rate would mean net interest income of bank decreases। जरा ये लाइन पढ़ लो, उसके बाद जरा समझाते हैं कि अगर किसी को समझ में आई हो तो बताओ, कोई इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकता है क्या लिखा है। इफ बैंक हैज मोर एडवांसेस देन पेइंग लाइबिलिटी, याद रखना इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है ये डिपॉजिट और लोन का खेल है, उनके बीच का जो फर्क है वो हमारा फायदा है। तो अगर बैंक के पास ज्यादा एडवांसेस हैं, एडवांसेस का मतलब लोन्स, लोन्स यानी कि जिससे मुझे इनकम जनरेट हो रही है, तो मेरे पास इनकम जनरेट होने वाले असेट ज्यादा हैं और मेरी लाइबिलिटी कम है। तो अगर इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है तो मेरे को इनकम भी कम आना शुरू हो जाएगी। मैं डिपॉजिट पे कम दे रहा हूँ वो बात ठीक है, पर मेरे को इंटरेस्ट भी कम आना शुरू हो जाएगा ना, तो इसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। मैं डिपॉजिट क्यों गड़बड़ कर रहा है बार बार, ऑडियो आ रहा होगा है ना, अभी आ रहा है, वीडियो ऑडियो आ रहा है। अरे ये किसको हमने एक्सेस दे रखी है, माधुरी तुमको एक्सेस दे रखी है तभी वो दिक्कत हो रहा है मेरा, तुम हो कहाँ, चलो तुम्हारी एक्सेस खत्म करनी पड़ेगी तब हम आएंगे, ठीक है। अभी आ रही है सबको, आवाज आ रही है, आवाज आ रहा है, वीडियो आ रहा है अभी सबको? हाँ चलो, सवाल ये पूछ रही थी दीपिका कि सर नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क समझ नहीं आया। नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क क्या है, ये देखो, एक और खोल लेते हैं।
एक जैसे आपके देखिए आपके स्क्रीन पे एक चीज लिख के आ गई होगी, एक बैंक है जिसके पास लोन है 100 रुपए के और डिपॉजिट है 80 रुपए के और लगातार इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, ठीक है, लगातार इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो क्या होगा मेरे पास, मेरे ये नेट इंटरेस्ट पोजीशन का मतलब है कि मेरे डिपॉजिट से भी मुझे इनकम अर्निंग कम हो जाएगी, डिपॉजिट मुझे कम देना पड़ेगा ना, डिपॉजिट पे जो मैं पे कर रहा हूँ लोगों को, मेरा एक्सपेंस कम हो जाएगा, डिपॉजिट क्या है मेरा एक्सपेंस, तो मेरी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, बट जो मुझे इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली यही है इंटरेस्ट रेट पोजीशन कि अगर मेरे असर ये लाइबिलिटी ज्यादा है, अगर इसकी जगह क्या होता उल्टा होता, ये अगर 100 ना होके 60 होते, ठीक है, ये 100 ना होके 60 होते, तो मोट ये बेसिक ओवरऑल आप हम आपको बता रहे हैं कि 80 रुपए में मेरा क्या होता, मेरी हम अपनी टोटल इनकम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर लेट्स से कि हमारा 10% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 80 का 10% कितना हो गया 8, तो मुझे देना कितना पड़ता, मुझे देना कितना पड़ता 8 रुपए मुझे देने पड़ते और मेरे को इनकम कितनी आती 6 रुपए। बात समझ में आ रही है कुछ? कुछ कुछ आया समझ में? अगर नहीं भी समझ में आया तो भी इसको आगे हम लोग जो है जब मार्केट रिस्क पढ़ेंगे वो समझेंगे वहां पे। तो इससे आप समझ लीजिए कि जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होगा ये डिपेंड करता है कि आपका क्या है, ये ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा है, ओवरऑल आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका इनकम अर्निंग बढ़ेगी या घटेगी, ये एग्जैक्ट आपका जो है नेट प्रॉफिट या लॉस की यहाँ पे बात अभी नहीं है, ठीक है। तो इसको आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। अब इसको हम लोग जब वर्किंग करेंगे ट्रेजरी में मॉड्यूल सी में, तब हम लोग वहाँ पे इसी रिस्क के हिसाब से इसकी कैलकुलेशंस देखेंगे। चलो, मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क क्या होता है, ठीक है। मार्केट रिस्क का मतलब है जो मार्केट में पैसा लगाया है उससे होने वाला रिस्क, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो बैंकें हैं, हमारी बैंकें जो हैं खाली ये एफडी से पैसा नहीं कमा रही हैं, ये लोन एडवांस से पैसा नहीं कमा रही हैं, हर बैंक का एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। ये जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है ये अलग अलग, हमने ऊपर आपको मार्केट्स बताई थी कि इंटरेस्ट रेट की मार्केट है, इक्विटी है, फॉरेक्स है, कमोडिटिव है, डेरिवेटिव्स है, इसमें बैंकें अपना पैसा लगाती हैं। तो इसमें जो पैसा लगाती हैं इसमें लगातार चेंज होता है, आपने बैंकों ने अपना पैसा लिया और लेट्स से शेयर्स खरीद लिए, कल को वो शेयर के प्राइस कम हो गए तो क्या हुआ, घटा हो गया। तो मार्केट रिस्क को हम प्राइस रिस्क भी कहते हैं कि हमने जो खरीदा था, मेरा 100 रुपए का था, आप सबको याद करिए बैंकों ने अपने शेयर्स बेचे होंगे, बेचे थे ना 1 साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले, और कहा था ले लो 80 रुपए में ले लो, 100 रुपए में ले लो, आज वो शेयर बेचा 30-40 रुपए में मर रहा है। ये आपको क्या हुआ, मार्केट रिस्क हुआ आपको, आपने सोचा और आप बैंक ने कहा था चिंता ना करो 2 साल बाद जो है 200 में बिकेगा शेयर है, जो 40 रुपए में बेचारा लथड़ रहा है ना। तो यही बैंकों के साथ भी होता है, बैंकें पैसा लेती हैं शेयर मार्केट्स में लगाती हैं, बॉन्ड्स में लगाती हैं, ये सोच के कि वो बढ़ेंगे, और वो बढ़ते नहीं हैं और गिर जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो वो मार्केट रिस्क है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस रिस्क, क्योंकि प्राइस कम हो गया तो हमारा जो है नुकसान भी हो गया, ठीक है। इसी तरह से आता है क्रेडिट रिस्क, हम बैंकिंग रिस्क की बात कर रहे हैं, बैंक में अलग अलग रिस्क देखे हमने, पहला रिस्क क्या देखा था हमारा लिक्विडिटी रिस्क, दूसरा रिस्क क्या देखा था इंटरेस्ट रेट रिस्क, तीसरा रिस्क क्या देखा मार्केट रिस्क, चौथा रिस्क क्या है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब है पैसा दिया पैसा वापस नहीं आया, जिसको डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं, इससे पूरा का पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे आराम से। ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क का मतलब है आप काम कर रहे हैं, अब हम आपको यहाँ पे क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास में मेरे को रिस्क क्या है, एक ऑपरेशन रिस्क है मेरा, कई बार ऑडियो चला जा रहा है, कई बार वीडियो चला जा रहा है, आप सोचते हो यार ऐसी इनकी क्लास है, ऑडियो चला जाता है वीडियो चला जाता है, ये नहीं ज्वाइन करेंगे, आपका मेरा कस्टमर चला गया, लूज हो गया मेरा कस्टमर। यही समस्या, यही चीजें बैंकों के साथ भी हैं, कस्टमर आपके पास आता है, देखता है यार यहाँ तो रोज कनेक्टिविटी नहीं रहती है, कनेक्टिविटी नहीं रहती है, मैं नहीं यहाँ जमा करूंगा पैसा, मैं यहाँ से नहीं लोन लूंगा, क्या हुआ वो कस्टमर चला गया। आपका कस्टमर आया, उसने देखा एक बैंक में किसी में फ्रॉड हो गया, हमारे यहाँ की जो बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ लोग जुड़े हैं और अगर जो कानपुर जोन से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, कभी रिसेंट एक हमारी ब्रांच में एक फ्रॉड हो गया, काफी बड़े लेवल पे फ्रॉड हुआ। उसका असर क्या हुआ, बैंक को तो पैसा नहीं पड़ा अपनी जेब से, खाली वो नहीं, बहुत सारे लोग अब उस बैंक में अपना पैसा जमा करने से डरेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो अपना पैसा निकाल के ले गए, ये ऑपरेशन रिस्क है। एक मैनेजर की गलती से उस बैंक के ना जाने कितने लोगों को नुकसान होगा, उस बैंक के बिजनेस पे कितना नुकसान होगा, ये होता है ऑपरेशन रिस्क। तो वो रिस्क जो किसी पर्सन की वजह से, किसी पॉलिसी की वजह से, किसी प्रोसीजर की वजह से, किसी टेक्नोलॉजी की वजह से
हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग अफेक्ट होती है। रिस्क हमेशा क्या है? अर्निंग। अर्निंग अगर अफेक्ट हो रही है तो ही मुझे रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? अर्निंग का अफेक्ट होना। तो अगर जब भी मेरी अर्निंग अफेक्ट होगी, आपने एक मैनेजर, हमारे मैनेजर्स हैं, उनकी नॉलेज शायद पुअर हो, बेचारे उसको कस्टमर को ग्रेस्प ना कर पाए, ये एक हमारा रिस्क है। हमारा सिस्टम इतने अच्छे नहीं है, बढ़िया नहीं है, हम सारे प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं, हम सारे प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? रिस्क है। तो जो भी हमारे लॉसेस, जो भी हमारे अर्निंग के लॉसेस सिस्टम की वजह से, पीपल की वजह से, प्रोसीजर्स की वजह से, प्रोसेसेस की वजह से आते हैं, आगे पूरा इस पे चैप्टर है, चिंता मत करिए, बहुत ध्यान से इस पे डिटेल में पढ़ेंगे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा ऑपरेशन रिस्क होता है। तो बैंक में मोटा मोटी जो है ये तीन जो पांच हमने रिस्क पढ़े ऊपर हैं, बेसल जो है वो तीन रिस्क पे डिपेंड है, जिसका वो वर्किंग कराता है। हमारा मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क। तो इन मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क को हम लोग डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या है, कैसे इनको काउंट, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे मेजर करना है, टेक्निक मेजर करने की टेक्निक्स क्या है, और मेजर कर लिया है तो फिर उस पर कितनी कैपिटल रखनी है, ये आगे के चैप्टर्स में है। तो ये दो चैप्टर्स थे, ये ओवर हो गए, समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है? किसी को कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो? पूछ डालिए, बोल लीजिए। कोई कुछ लिख रहा है? माधुरी कह रही है ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। क्या रह गया माधुरी तुम्हारा टेक्निकल की वजह से? टाइम रिस्क। टाइम रिस्क, चलो। कॉल रिस्क, अच्छा वो वाला पार्ट तुम भूल ही गई, रह ही गया तुम्हारा, है लिक्विडिटी रिस्क में। अच्छा, टाइम रिस्क का मतलब ये है नेट इंटरेस्ट पोजीशन ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, सुन लो जल्दी से। टाइम रिस्क का मतलब ये है, टाइम रिस्क का मतलब ये है कि हमने क्या कहा, रिस्क का मतलब है आपने जैसा सोचा था कैश फ्लो, आपने जैसा सोचा था मेरे को मेरी अर्निंग आ जाएगी, वैसी नहीं आ रही। अब आपने लोन तो दे दिया किसी को 8% पे, डिपॉजिट लिया था 6% पे, आप खुश हो कि 2% की कमाई हो रही है, बट वो आदमी क्या करता है, वो आदमी टाइम से किस्तें ही नहीं भरता। अगर वो किस्तें नहीं भरेगा तो आप डिपॉजिट वाले को कैसे ब्याज दोगे, और वो अगर किस्तें नहीं भरेगा तो अपने एम्प्लॉय को कैसे सैलरी दोगे? तो ये है टाइम रिस्क। अगर कैश फ्लो आते हैं बट टाइम से नहीं आते, जो हमारे हर बैंक में वो आती है ना, ओवर ड्यूज अकाउंट, पीएनपीए कहते हैं, कहीं कहीं सास्कल कहते हैं, ये क्या है? ये हमारे टाइम रिस्क का एग्जाम्पल है कि ये पैसा तो देते हैं बट समय से नहीं देते। 1 महीने की किस्त 3 महीने बाद देते हैं, पर 3 महीने मेरे को मेरा पैसा नहीं मिलता, मुझे उस पैसे का मैं इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, वो मेरा घाटा है, वो मेरा टाइम रिस्क है। सेम वे में कॉल रिस्क, कॉल रिस्क का मतलब ये है कि बैंकें जो हैं कई सारे ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स डील करती हैं, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, है ना। इसमें क्या होता है, तुरंत पैसा नहीं देना होता है। हमने किसी को बीजी इशू कर दी, बीजी इशू करने में बैंक का कोई पैसा नहीं जाता, सिर्फ बैंक को कमीशन मिलता है। तो लोगों को लगता है अच्छा बिजनेस है, कमीशन मिल रहा है, कुछ पैसा तो जा नहीं रहा है। बट कल को अगर वो बीजी इन्वोक हो गई, वो एलसी इन्वोक हो गई, तो क्या होगा? बैंक को तुरंत पैसा देना पड़ेगा। आपने 10 लाख की बीजी की थी, 1 करोड़ की बीजी की थी, 5 लाख रुपए कमीशन में ले लिए, कल को बीजी इन्वोक हो गई, 1 करोड़ रुपए बैंक को देने पड़ गए। कमाए कितने थे? 5 लाख, चले कितने गए? 1 करोड़। अब उस कस्टमर को पकड़ो 1 करोड़ वसूलने के लिए। ये है मेरा कॉल रिस्क। कोई ऑप्शंस जो हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स के, अगर वो जो लाइबिलिटी है मेरी ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स की, वो क्रिस्टलाइज हो जाए, क्रिस्टलाइज होने का मतलब है पे करने का टाइम आ जाए, बीजी पे करने का समय आ गया, एलसी पे करने का समय आ गया, तो वहां से जो रिस्क अराइज होता है उस रिस्क को हम कहते हैं कॉल रिस्क। क्लियर है? हाँ दीपिका, क्या ए का क्या मतलब है दीपिका? जल्दी पूछिए। कुछ नहीं। आयुषी कह रही है कि नेट इंटरेस्ट, हाँ अच्छा सॉरी मिस्टेक से, अच्छा। दीपिका, आयुषी कह रही है कि नेट इंटरेस्ट पोजीशन क्या होता है सर? नेट इंटरेस्ट पोजीशन का मतलब होता है बेटा ये कि नेट, नेट की बात हो रही है। इंटरेस्ट पोजीशन, इंटरेस्ट पोजीशन का मतलब ये है कि तुमको इंटरेस्ट ज्यादा आता है या तुम इंटरेस्ट ज्यादा देते हो। इंटरेस्ट ज्यादा आता है और ज्यादा देने का क्या मतलब है
कि तुम्हारे पास लोन्स ज्यादा हैं कि तुम्हारे पास डिपॉजिट्स ज्यादा हैं। अगर लोन्स ज्यादा हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट आता होगा, अगर डिपॉजिट ज्यादा है तो ज्यादा डिपॉजिट्स जाता होगा। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो इस पे डिपेंड करता है कि मेरे को ज्यादा नुकसान हो रहा है या ज्यादा फायदा हो रहा है। ज्यादा नुकसान ज्यादा फायदे का मतलब है अमाउंट में, मैग्नीट्यूड में। जैसे मेरे पास एफडी है 100 रुपए की, मेरा डिपॉजिट है 100 रुपए का और मेरा लोन्स है 200 रुपए का, तो मुझे ज्यादा इनकम आता और 10% का लेट से ब्याज है, तो मैं 10 रुपए जो है एफडी में ब्याज देता हूं और 20 रुपए लोन से कमाता हूं। यानी बाय डिफॉल्ट मैं हर साल 10 रुपए के फायदे में रहता हूं। अब ये इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे जो हर साल 10 रुपए कमा रहे हो ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा नेट इंटरेस्ट पोजीशन है और इस पे इसके आधार पे तुम तय कर सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको नुकसान देने वाला है, तुम्हारी अर्निंग्स को, है ना, नेट अर्निंग्स को तुम्हारे नुकसान देने वाला है या तुम्हारी नेट अर्निंग्स को फायदा देने वाला है। क्लियर है? कुछ और पूछना चाहते हैं? कुछ और पूछना चाहते हैं कोई और? कोई नहीं? सबको आगे समझ में? हाँ ना? बढ़े आगे थोड़ा सा? आगे तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक अगले यूनिट थोड़ी सी कवर कर लेते हैं। यस नो कुछ टाइप कर दीजिए भाई लोग, कहाँ हो सब? भानुप्रिया कह रही है ओके, और बाकी लोग? आंचल, विवेक यस, आशीष द्विवेदी यस, ओके यस, स्मृति मिश्रा यस, ठीक है, ज्ञानेन जी यस। चलो यूनिट 12 क्रेडिट रिस्क। बेसल जो है अगला ये यूनिट है, ठीक है, दो खत्म हो गए हैं रिस्क। अब हमको क्या क्या क्लियर हो गया? रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी। हमें रिस्क से लेना देना नहीं है, रिस्क तो हर चीज में है। हमें किससे लेना देना है बीएफएम में? फाइनेंशियल रिस्क से। तो फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब है? कैश फ्लो की अनसर्टेनिटी। भाई मैंने जो पैसा सोचा है, जो कमाई सोची है, वो कमाई आएगी या नहीं आएगी, ये है फाइनेंशियल रिस्क, ये हम पढ़ने वाले हैं। इन रिस्क को आइडेंटिफाई कौन करता है? इन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी संस्था बनी है? संस्था बनी है बेसल। बेसल ने रिस्क आइडेंटिफाई हैं और मोटा मोटे 3 रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं: क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क। कस्टमर अभी भी देखो फोन कर रहे हैं कि सर अकाउंट देख लो हमारा, बड़ी समस्या है ब्रांच मैनेजर होके। इनका अकाउंट देख लीजिए, आज 41,000 रुपए आए हैं, 33,000 रुपए, 3300 रुपए 2 तारीख को आए थे, बैलेंस बता दीजिए। ये सब समस्याएं भी जो हैं ब्रांच मैनेजर के साथ बनी रहती हैं। चलो बता दिया, छुट्टी है भाई आज। चलो अगली यूनिट पे आ गए, बेसल। बेसल में हमने क्या बताया आपको? बेसल जो है, बेसल ने 3 बड़े रिस्क आइडेंटिफाई किए। कौन से तीनों बड़े रिस्क हैं? क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। बेसल ने ये 3 रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं और कहा है कि ये रिस्क के हिसाब से हर बैंक को अपने पास कैपिटल रखनी पड़ेगी। कैपिटल मतलब ओनर खुद का पैसा लेके आए, ये कैपिटल की सारी पंगा है। ये कैपिटल का पंगा ना हो तो गवर्नमेंट हमको इतना तंग ना करे। ये कैपिटल का पंगा ना, आपने देखा होगा कई पिछली बार कई बैंकों को वो लग गया था, कई बैंक उसमें आ गए थे पीसीए में, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में। वो सब क्या था कि जो आरबीआई के हिसाब से, जो बेसल के हिसाब से कैपिटल रखनी चाहिए थी, वो कैपिटल, हमारे रिस्क बढ़ गए थे और कैपिटल नहीं बढ़ी थी। और कैपिटल तो है नहीं, इकोनॉमिक्स मॉड्यूल ए पढ़ा था कि कैपिटल तो लिमिटेड है, सारी कैपिटल बैंक गवर्नमेंट बैंकों में नहीं डाल सकती। तो कैपिटल लिमिटेड है, इसलिए कैपिटल तुम नहीं दे सकते, तो तुम क्या करो? तुम अपने रिस्क कम करो। जब तुम अपने रिस्क कम कर दोगे तो मेरी कैपिटल अपने आप सफिशिएंट बनी रहेगी। ये बात समझ में आ रहा है? तो बात करेंगे यहाँ पे यूनिट 12 की, कैपिटल रिस्क की, कैपिटल सॉरी क्रेडिट रिस्क की। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है, क्रेडिट रिस्क का 2 मतलब है, मोटा मोटा क्रेडिट रिस्क का 2 मतलब है कि तुमने जिसको लोन दिया वो चुकाएगा नहीं, समय से नहीं चुकाएगा। उसमें 2 दिक्कतें हो सकती हैं, या तो वो विलफुल डिफॉल्टर हो जाए कि चुकाना ही नहीं है, फ्रॉड कर दे, उस टाइप का हो जाए, या उसकी मजबूरी आ गई, कोविड आ गया, सब बिजनेस बंद हो गया, कहाँ से चुकाएगा तुम्हारा पैसा। तो एक तो ये हो सकता है कि डिफॉल्ट हो। तो बाजी वापस से एक बार लॉग इन कर लीजिए भाई, और बाकियों को आ रहा है ऑडियो?
बाकियों को आ रहा है ऑडियो? कंटिन्यू करते रहें। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यार सुभाष जी एक बार वापस से लॉगिन करो, है ना, शायद कुछ कनेक्टिविटी इशू हो सकता है। ठीक है, तो बता रहे थे कि डिफॉल्ट रिस्क, तो ये जो क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि पैसा दिया और पैसा आया नहीं। इसके जो है एक वजह हो सकती है, या तो विलफुल डिफॉल्टर है, पैसा देना ही नहीं चाहता आपका, या फिर उसका बिजनेस एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो पैसा आपका नहीं दे पा रहा है। कभी जो ब्रांच मैनेजर इसमें बैठे हैं मेरी क्लास में, देखते हो ना, SAR बनती है, स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी, उसमें पूछते हैं विलफुल तो नहीं है, डिफॉल्ट तो नहीं है, मतलब ऐसा कस्टमर तो नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ है, मैनेजर का तो कोई इसमें रोल नहीं है। ये सब यही चीजें हैं कि लोन दिया तो वो रिस्क क्यों अराइज हुआ, तुम्हारी गलती से, एक्सटर्नल गलती से, कस्टमर की गलती से, किसकी गलती से खाता खराब हो गया, ये देखना है। यही है डिफॉल्ट, यही है क्रेडिट रिस्क मेरा। दूसरा, एक तो चीज में दो चीजें आ गई। पहली चीज ये आ गई कि एक उसने आपको पैसा नहीं दिया, और दूसरा उस कस्टमर की क्रेडिबिलिटी कम हो गई। अनिल अंबानी साहब जो हैं, पहले बहुत अमीर आदमी हुआ करते थे, अभी वो गरीब हो गए अचानक से, उनके बिजनेसेस फेल हो गए, तो अब उनको पैसा देना रिस्की हो गया, और जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसा दिया है उनको उससे उनसे पैसा वसूलना रिस्की हो गया। तो दो रिस्क हैं कि मैंने जो लोन दिया है उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है, और दूसरा मेरा लोन वापस नहीं आ रहा। ये दो चीजें जो हैं इनको हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो कैसे क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में? फंडा वही है, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर करना है, मेजर करने के बाद उसको प्राइस करना है। सुभाष जी दिखेगा, एक मिनट रुक जाइए वरना वापस से लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, मॉनिटर करना है, उसको मिटिगेट करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी वही चलेंगी कि जो हमने वहां पढ़ा था कि ये पूरे जो फंडेज हैं ये सब में कॉमन आएंगे, और क्रेडिट रिस्क में भी यही आएगा, मार्केट रिस्क में भी यही आएगा, ऑपरेशन रिस्क में भी यही आएगा, कि जो उसको मैनेज करने का तरीका है वो वही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, क्रेडिट पॉलिसी कमिटी, ठीक है, और क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये सब जगह वही, ये जो संस्था का स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ये हर जगह वही होगा। क्रेडिट वालों के लिए वही होगा, मार्केट वालों के लिए भी वही होगा, और ऑपरेशन वालों के लिए भी यही होगा, ठीक है। चलिए, क्लास खत्म होने में से 14 मिनट रह गए हैं, वो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको कवर कर लेंगे, फिर क्लास को जो है मैं एंड करेंगे। रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रिस्क को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं, क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। पहला इंडिविजुअल लेवल पे करो, दूसरा पोर्टफोलियो लेवल पे करो, ठीक है। अब थोड़ा सा कठिन होता जाएगा, अब इस पे आगे जैसे करेंगे ना थोड़ा थोड़ा कठिन होता जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको कल के लिए टेकअप करते हैं, ये और मार्केट रिस्क जो हम लोग कल के लिए टेकअप करते हैं, आज यहाँ खत्म कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी शुरू भी करेंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे, फिर बीच में रह जाएगा तो आपको याद नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? देखो लाइव क्लासेस लिखा है, क्लियर है सबको? खत्म करते हैं आज की क्लास यहाँ पे। कोई डाउट, कोई सवाल पूछना चाहता है पूछ सकता है, कुछ अगर ना समझ में आया हो किसी को। कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई वीडियो एक्सेस पे आना चाहता है? कोई डाउट, कोई सवाल, क्लासेस को लेके सवाल, एग्जाम्स को लेके सवाल, कैसे पास हो गए उसको लेके सवाल? सवाल कीजिए भाई, अरे सवाल नहीं करते हैं आप लोग। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया सवाल। आयुषी जो है एक सवाल करना चाह रही है। आयुषी तुम वीडियो को नहीं में दिख रही हो आयुषी? एक आयुषी ने सवाल किया है यहाँ पे कि एक बैंक है जिसके पास लोन है 100 रुपए का और डिपॉजिट है 80 रुपए के, ठीक है। तो कल को अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, सी क्या लिख रही हो बच्चा? सी तो ऑप्शन भी नहीं है। आंचल, आंचल लिख रही थी। हाँ सी क्या लिखना चाह रही? तो आयुषी ने सवाल किया कि अच्छा ठीक है, ऐसे ही खुद मन से।
अब बैंक है, लोन है उसके पास 100 रुपए के और डिपॉजिट है 80 रुपए का, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो उसकी नेट इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट होगा? जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा, अब क्या होगा, तुम्हारी अर्निंग आनी कम हो जाएंगी। तुम्हारा इंटरेस्ट, दो चीजें समझो, इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट अर्न का मतलब कितना कमाया, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब कितना इंटरेस्ट तुमने डिपॉजिट पे किया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा आयुषी, कि तुम्हारा इंटरेस्ट अर्न भी कम हो जाएगा और तुम्हारी जो तुम्हारी डिपॉजिट्स हैं उस पर भी तुम्हें कम देना पड़ेगा। तो नेट में क्या होगा, नेट में तुम्हारी जो क्योंकि तुम्हारे पास लोन ज्यादा हैं, तो तुमको यहाँ क्या होगा, तुम्हारे अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो तुम्हारी अर्निंग जो है, लेट्स से 10% का लोन था, तुम्हारी अर्निंग ओवरऑल जो तुम्हारी अर्निंग है वो 2 रुपए से कम हो जाएगी। अगर पिछले साल तुम 50 रुपए कमाती थी तो साल तुम 48 रुपए ही कमाओगी, तुम्हारी नेट अर्निंग्स जो हैं वो 2 रुपए से कम हो जाएगी। ये इसका असर आएगा। समझ में आया है? क्लियर है कि नहीं भाई? किसी और का कोई सवाल है? बाकी बच्चे, आप लोगों का कोई सवाल नहीं है? बाकी बच्चों का कोई सवाल? आंचल कहना चाह रही है सीआईबी का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? करेक्ट है। देखिए अभी तक जो था, अभी तक जो आईआईबीएफ के अंदर के जो बताते हैं लोग, वो ये था कि अभी आईआईबीएफ भी बहुत ज़्यादा पशुपेश में है कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। एक तो अनलॉक की गाइडलाइंस का भी समस्या है और दूसरा जो है गवर्नमेंट जब गाइडलाइंस जो दे रही है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए वो बड़ी एक्सपेंसिव है। अभी तक तो क्या था, एक कंप्यूटर सेंटर लिया, सबको ठूस दिया, है ना। तो हमने कहा ना आईआईबीएफ साल में 100 करोड़ रुपए कमाती है और आप पे से 50 करोड़ खर्च करती है, 50 करोड़ रुपए हर साल वो नेट प्रॉफिट कमाती है। तो नए प्रोसीजर में क्या है, नए प्रोसीजर में खर्चा बहुत आ रहा है और इतने सारे लोगों को रखना, वो सब बड़ा, वो अभी तक पूरा उनका क्लियर नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है 1 सितंबर से जेआईबी के स्टार्ट कर दिए थे। उसमें कुछ टेक्निकल इशू है, सेंटर्स को लेके कुछ इशू है कि कितने सेंटर्स बनाए जाएं, क्या सेंटर्स बढ़ाए जाएं, उसको लेके कुछ इशू है, वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं। 15 सितंबर से जेआईबी के रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, उस पर जो नोटिफिकेशन है वो 15 सितंबर से वो देंगे। अक्टूबर 1 से मोस्ट प्रोबेबली सीआईबी के रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो अभी तक का जो अपडेट है हम लोगों के पास वो ये है कि 1 अक्टूबर से सीआईबी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 15 सितंबर के बाद से जो है जेआईबी के रजिस्ट्रेशन और क्या सेंटर्स हैं, क्योंकि बेसिकली उनका जो फंडा वर्किंग अभी उनको वहाँ करनी पड़ रही है वो सेंटर्स पे, नंबर ऑफ सेंटर्स पे करनी पड़ रही है कि कितने सेंटर्स बनाए, क्या है, इस वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। तो ये रहेगा। दीपिका कुछ पूछिए, बट फॉर एग्जांपल, अच्छा दीपिका का एग्जांपल है लोन सेंडर्ड विद आरओआई 10 एंड डिपॉजिट ऑन इफ आरओआई एडिशनल लोन्स विद 8% डिपॉजिट पर 6%, तो हमारा नेट इनकम 2% ही आ रहा है। नहीं दीपिका, इसमें दीपिका जो है अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट चेंज नहीं हो रहा है। ये वाला ये रिस्क नहीं है। वो रिस्क कौन सा होता है दीपिका? वो होता है बेसिस पॉइंट रिस्क, कि डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग चेंज हुआ और एडवांस पे अलग रेट ऑफ चेंज हुआ, उसको कहते हैं बेसिस पॉइंट रिस्क। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन चेंज हो रहा है। हम जिस रिस्क की बात कर रहे हैं नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क में, उसमें कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का घट जाएगा। लेट से दोनों में 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो क्या होगा, नेट में मेरी अर्निंग्स क्या होंगी, कम हो जाएंगी। नेट में मेरी अर्निंग कम हो जाएगी। मुझे 10 रुपए कम मिलेंगे। अगर 1% की हम बात करते हैं तो 1% कितना हो गया, 100 का 1% हो गया 1 रुपए और डिपॉजिट का 1% हो गया 80 पैसे। तो यानी मुझे 20 पैसे मेरी अर्निंग्स कम होंगी। अगर पिछले साल तक मैं दिखाता था कि मैं 5 रुपए कमाता हूं तो इस साल मैं दिखाऊंगा कि मैं 4 रुपए कितना 20 पैसे का फर्क आया, 4 रुपए 80 पैसे कमाता हूं। ये चीज है। एग्जाम दिसंबर तक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी माधुरी यही डेट्स हैं जो उन्होंने डेट्स दी हैं। डेट्स में चेंज होने का बहुत अभी वर्किंग नहीं है। उन्होंने कहा ना सेंटर्स के हिसाब से चल रहा है। अगर बढ़ेंगी भी डेट्स तो हो सकता है जनवरी तक जाए डेट्स। जनवरी तक आपका एग्जाम जो है हो जाएगा। नवंबर, ये जो हमारा एग्जाम है थोड़ा सा वो आगे खिसक आएगा, दिसंबर तक हमारा जेआईबी खिसक आएगा और सीआईबी जो है हमें नवंबर तक वो ले जाएंगे। ये ऐसा उनका बेसिक है। बेसिक अभी उनका फंडा है कि अगले साल से वो रेगुलर कर दे। जैसे मई जून में एग्जाम्स होते थे, अगले साल के एग्जाम वो मई जून में कर पाए। तो इधर थोड़ा सा अगर खिसकाएंगे भी तो 1 आध महीना हो सकता है वो आपका आगे खिसका दें। अभी इस पे 15 सितंबर के बाद ज्यादा क्लियरिटी हमें मिलेगी। और कोई सवाल किसी का? क्लास खत्म होने को आ गई है। चलिए क्लास खत्म हो रही है और सिर्फ 7 मिनट में बस क्लास में बचे हुए हैं।
तो ठीक है, ये यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। मीन्स CIB जैन तक हो जाएगा। हाँ दीपिका, CIB जनवरी तक हो जाएगा, मार्च तक उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, अप्रैल तक तुमको इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलो क्या कहना चाह रहे थे? कहना ये चाह रहे थे कि आज क्लास हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। कल टाइमिंग यही रहेगा, 9 बजे 11 बजे। ठीक है, 9 से 11 वो, 11 से 1 ये। कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, JIB में भी, सॉरी CIB में भी, ABM में भी और BFM में भी। BFM में तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आगे का भी पढ़ेंगे ना, तो सब चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले। तो मिस मत करिएगा, टाइम से आ जाइएगा। अगर किसी को लॉगिन का इशू रहा है तो मेरे को जो ग्रुप है उसमें बता सकता है, वो बता दे, या लॉगिन नहीं कर पाया वो बता दे। कल सुबह इसी टाइम मिलेंगे। अब इस सबसे आज के लिए हम आपसे साइन आउट कर रहे हैं, बाय बाय कह रहे हैं। ठीक है, कल टाइम से इसी बजे आ जाइएगा, कल आपको मॉर्निंग में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कुछ पूछना तो नहीं है? लॉग आउट कर दें, एंड कर दें क्लास? चलिए, तो हम ये सेशन जो है एंड कर रहे हैं, 2 बजे से दोबारा पढ़ाना है। आप सब लोग अपना सैटरडे एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।